हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो न केवल छत्तीसगढ़ के जंगलों की बल्कि हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी है जंगल सत्याग्रह की, जो न केवल संघर्ष और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा देने वाला आंदोलन भी था। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके उन विभिन्न आंदोलनों की गहराइयों में ले जाएंगे जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में हुए थे और जिन्होंने न सिर्फ बर्बर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि हमारी संस्कृति, अस्मिता और पर्यावरण को बचाने की भी लड़ाई लड़ी। हम बात करेंगे सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह की, जो सरकार द्वारा बनाए गए वन कानून, बेगारी और अल्प मजदूरी के खिलाफ शुरू हुआ था। इस संघर्ष ने कई अन्य आंदोलनों को भी जन्म दिया, जैसे कि गट्टा सिल्ली, मोहबना पोड़ी, पोड़ी ग्राम, रुद्री नवा गांव, लभरा, तमोरा, बांधाखार, सारंगढ़, छुई खदान और बदरा टोला जैसे जंगल सत्याग्रह। यह सत्याग्रह न केवल आंदोलनकारियों की हिम्मत और दृढ़ता का परिचायक थे बल्कि इनमें कई वीरताएं भी निहित थी। तमोरा जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती ने अंग्रेज अधिकारी को तमाचा मारकर वीरता का एक उदाहरण पेश किया। वहीं रुद्रीनवा गांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस द्वारा सिद्धू कुमार की मृत्यु ने आंदोलन को और भी उग्र कर दिया। हर आंदोलन में हमारे वीर नेताओं ने अपनी जान की बाजी लगाई और उन शहीदों के बलिदान ने इस संघर्ष को एक नई ऊर्जा दी। इस वीडियो में हम हर एक सत्याग्रह को समझेंगे और साथ ही उन प्रेरणादायक घटनाओं पर भी रोशनी डालेंगे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगलों में स्वाधीनता संग्राम की नई दिशा दी। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं, जहां हम इतिहास के पन्नों से जुड़ी उन अनकही कहानियों को जानते हैं जिन्होंने न केवल हमारे देश को बल्कि हमारे राज्य को भी एक नई पहचान दी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जंगल सत्याग्रह हुआ क्यों था। जंगल सत्याग्रह के लिए जो मेन कारण था वो एक कारण था, वो था उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया वन कानून या फिर जंगल कानून। अब ये वन कानून जो है ये क्या बिगाड़ रहा था जो जंगलवासी थे या वहां के निवासी थे उनका, तो याद रखिएगा ये जो वन कानून है वो ग्रामवासियों के परंपरागत वन अधिकार पर रोक लगा दिया गया था। ग्रामवासियों के परंपरागत वन अधिकार पर रोक लगाने से तात्पर्य है कि उनको वो समाप्त करने वाला था। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ पॉइंट हम लोग समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, कोई भी ग्रामीण वन क्षेत्र में घास काटने या पशु चराने नहीं जाएगा। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने यह आदेश दिया था कि गांव वाले जंगल में घास नहीं काट सकते और न ही अपने पशुओं को जंगल में चराने ले जा सकते हैं। इससे उनके लिए अपने पशुओं का पालन पोषण करना कठिन हो गया, क्योंकि वे जंगल से ही घास काट कर और वहां अपने जानवरों को चराकर जीवन यापन करते थे। दूसरा पॉइंट था, कोई भी ग्रामीण वन क्षेत्र में लकड़ी काटने नहीं जाएगा। यह आदेश ग्रामीणों को लकड़ी काटने से रोकता था। उनके लिए ईंधन और निर्माण सामग्री का जो स्रोत था वो वन ही थे। पहले वे जंगल से लकड़ी काटकर अपने घरों का काम करते थे और सर्दियों में जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। तीसरा जो परंपरागत वन अधिकार पर रोक लगाया गया वो था, कोई भी ग्रामीण वन क्षेत्र में वनोपज इकट्ठा करने नहीं जाएगा। अर्थात जंगल में उगने वाली जितनी भी वन उपज जैसे कि फल, जड़ी बूटी और अन्य प्राकृतिक संसाधन जो ग्रामीणों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, अब वे इन संसाधनों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, जिससे उनका पारंपरिक जो जीवन था वो भी प्रभावित हो रहा था। अगला जो था वन अधिकार पर क्या रोक था, तो याद रखिएगा कोई भी ग्रामीण वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते थे। देखिए, शिकार करना भी ग्रामीणों के लिए एक परंपरा थी और जीवन यापन का हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार ने इस आदेश से उन्हें उनके इस अधिकार को भी छीन लिया, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और भोजन की जरूरतें भी क्या हो रही थी, प्रभावित हो रही थी। याद रखिएगा शिकार पर रोक अभी भी है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ चीजों के शिकार पर है। ठीक है, अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जो थे वो वन कानून लाए थे, वो वहां के ग्रामीण वासियों के लिए था, वहां के निवासियों के लिए था। वो खुद शिकार करने चले जाते थे लेकिन लोगों को मना करते थे कि ये आरक्षित वन है, यहाँ शिकार करना मना है। अगला पॉइंट है, कोई भी ग्रामीण आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट तो लगा दिए, उसके बाद लास्ट में बोले कि अब आप जंगल में ही नहीं घुस सकते। ठीक है, और इन सभी बिंदुओं के जरिए ब्रिटिश सरकार का जो था वो वन कानून गांव वालों के पारंपरिक अधिकारों को समाप्त कर रहा था और उन्हें जंगल के संसाधनों से वंचित कर रहा था। यह बदलाव उनके लिए बहुत बड़ा संकट था, क्योंकि जंगल उनके जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा था। क्लियर है? अब देखिए, सेम चीज वन कानून जो है वो भारत सरकार ने भी लाया, वन कानून 2006 और 7 का। ठीक है, भारत सरकार का वन अधिकार अधिनियम 2006-7, इसका जो संशोधन हुआ था 2007 में, तो कई जगह आपको वन अधिकार अधिनियम 2007 भी देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो वन अधिकार अधिनियम था इसमें भी बहुत सारी बातें आपको सिमिलर दिखेंगी, लेकिन इसमें लोगों का शोषण नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, कोई भी ग्रामीण वन क्षेत्र में घास काटने या पशु चराने जा सकता है। यहाँ बात हो रही है ऐसे ग्रामीण की जो जिनका गांव जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
जंगलों के अंदर जो गांव बसे हुए हैं उनके लिए ये लागू होता है। कोई भी ग्रामीण वन क्षेत्र में घास काटने या पशु चराने जा सकता है। कोई भी ग्रामीण वन क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी काटने जा सकता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जलाऊ लकड़ी, ना कि इमारती लकड़ी। इसके अलावा कोई भी ग्रामीण वन क्षेत्र में वनोपज इकट्ठा करने जा सकता है, जैसे कि आपका चार है, बेर है, तेंदुपत्ता है। ये जो वनोपज होते हैं, लघु वनोपज, उनको भी इकट्ठा करने ग्रामीण वन के अंदर जा सकता है। क्या पाबंदी है? तो याद रखिएगा, शिकार की पाबंदी है। कोई भी ग्रामीण वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी ग्रामीण आरक्षित वन में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको पता होगा वन को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और खुला, जिसको अवर्गीकृत वन कहा जाता है। संरक्षित वन में कुछ हद तक प्रवेश आपको दिया जाता है, आरक्षित वन में पूर्णतः वर्जित होता है। ठीक है, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वो ग्रामीण हो, कोई भी हो। क्लियर है? तो ये जो अधिनियम आया था 2006 में आया था, इसको कहा जाता है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। ये 29 दिसंबर 2006 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो आप कंपेयर में यहाँ पे बताया ब्रिटिश सरकार का वन कानून और भारत सरकार का वन कानून। अब हम लोग हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह, इस पर आते हैं। जंगल सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या है? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार का वन कानून। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह को हम लोग बेसिकली 4 अलग अलग भागों में देखते हैं। पहला जो काल आता है वो है, सबसे पहला होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन याद रखिएगा 1920 से लेकर 1922 के दौर में चला था। असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ था? तो याद रखिएगा, इस समय जो यहाँ के नेता मिलेंगे आपको, वकालत का त्याग करेंगे, उपाधि का त्याग करेंगे, सरकारी पद का त्याग करेंगे, इसके अलावा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करेंगे, राष्ट्रीय पंचायत का गठन करेंगे, साथ ही विदेशी सामानों की होली जलाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ये सभी घटनाएं 1920 से 22 के दौर में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। साथ ही 1922 में आपको एक और घटना देखने को मिलती है, जनवरी 1922 में, वो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो पहला छत्तीसगढ़ का जंगल सत्याग्रह कौन सा है बोला जाए तो वो कौन सा है? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, 21 जनवरी 1922। 21/1 कितना होता है भाई? तो 21/1 होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट डेट आपका 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। क्लियर है? असहयोग आंदोलन के बाद अब हम लोग अगले आंदोलन की ओर पहुंच जाते हैं, जब दूसरे चरण में जहां सबसे ज्यादा जंगल सत्याग्रह देखने को मिलेगा वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण। याद रखिएगा, इसमें सर्वाधिक आपको जंगल सत्याग्रह देखने को मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, और सबसे पहली जो घटना हुई थी वो थी नमक कानून तोड़ने की घटना। ठीक है, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किया जाता है और नमक कानून तोड़ा जाता है, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तो छत्तीसगढ़ में भी नमक कानून तोड़ा जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन दिए जाएंगे, जुलूस निकाला जाएगा, और साथ ही जितने भी कानून हैं, नमक कानून हमारे यहाँ नहीं है तो अन्य जो भी कानून रहेंगे उन कानून को तोड़ने का काम किया जाएगा। बेसिकली अन्य कानून तोड़ने में वन कानून तोड़ा जाता है। और छत्तीसगढ़ में लगभग 15 जंगल सत्याग्रह जो आपको देखने को मिलेंगे वो कब मिलेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में, अर्थात 1930 में आपको 15 लगभग जंगल सत्याग्रह देखने को मिलते हैं। क्लियर है? इसके बाद 2 घटनाएं आपको और देखने को मिलेंगी, अलग अलग सन है इसलिए मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं। पहला घटना मिला आपको 1922 में, दूसरा मिला 1930 में। ठीक है, कितने साल बाद? तो 22 से 30 में कितने साल होते हैं? 8 साल। अब 30 से 8 साल फिर ले लीजिएगा, कंपेयर करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। पहले 8 साल का गैप, फिर 8 साल का गैप। 8 साल, 30 से 8 कितना होगा? 1938। 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन। आपको पता होगा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उस समय छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, छुई खदान रियासत में होता है छुई खदान जंगल सत्याग्रह। ये जो घटना है ये दिसंबर 1938 की घटना होती है। ठीक है, और उसके बाद जनवरी 1939 में आता है आपका कौन सा? छुरिया जंगल सत्याग्रह और बदराटोला जंगल सत्याग्रह। 2 जंगल सत्याग्रह देखने को मिलेंगे आपको, छुरिया और बदराटोला जंगल सत्याग्रह 1939। ठीक है, ये दिसंबर में हुआ रहता है 1938 के, और ये जनवरी में होता है 1939 के। 1939 इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन हिस्ट्री में आप इसको त्रिपुरी अधिवेशन से याद रख सकते हैं और 38 को हरिपुरा अधिवेशन से। कुल मिलाकर 4 सन आपको जानने हैं। 1922 में 1 हुआ है सिहावा नगरी, 1930 में आपका 15 हुआ है, 1938 में आपका 1 हुआ है, और 1939 में 2 हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो कुल हम लोग 19 जंगल सत्याग्रह ज्ञात पढ़ते हैं। ठीक है, और भी हुए होंगे जिनके बारे में इतिहास में उल्लेख नहीं है, जिनकी जानकारी हमको साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, तो 19 आपके ऐसे हैं जंगल सत्याग्रह जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है,
और जिसको हम लोग पढ़ते हैं। कुल मिलाकर कितने कार्यकाल में, तो 4 अलग अलग: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1938 का छुईखदान जंगल सत्याग्रह और त्रिपुरी अधिवेशन वाला समय का छुरिया और बदरा टोला। आशा है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, कभी मैं आपको टारगेट पहले से नहीं देता, लेकिन इस बार मैं आपको एक चीज बोलूंगा, 1000 लाइक का मैं टारगेट चाहता हूँ। 1000 लाइक हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग अगला पार्ट का वीडियो बनाएंगे, जो भी पार्ट आएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट का वीडियो के लिए इसको 1000 लाइक मिनिमम मैं चाह रहा हूँ। इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने व्यूअर हैं, इतने आप सपोर्ट करने वाले हैं, एटलीस्ट 1000 लाइक डिजर्व करता है ये वीडियो, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आप चाहेंगे तो मैं यहाँ नीचे आपको टाइम स्टैम्प भी दे दिया हूँ हर एक जंगल सत्याग्रह का। टाइम स्टैम्प में जाकर आप एक एक जंगल सत्याग्रह को अलग अलग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह जो है, स्टार्टिंग होगा आपका असहयोग आंदोलन के दौर से। असहयोग आंदोलन अर्थात 1920 का दौर, और इसमें स्टार्ट नाम मिलता है आपको सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। देखिए, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये धमतरी जिले में हुआ था। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह को ही छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कहा जाता है, और ये 21 जनवरी 1922 को हुआ था। डेट आपको मैं कभी अगर नहीं भी बोलता हूं तो आप डेट यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा, लेफ्ट साइड में हमेशा डेट का ही ये पूरा साइड है। 21 जनवरी 1922 कौन सा जंगल सत्याग्रह था? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। किस जिले में हुआ था? धमतरी जिले में। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का स्थान कहाँ था, क्षेत्र कहाँ था? तो याद रखिएगा सिहावा था, ठीक है, धमतरी जिला। इस जंगल सत्याग्रह का कारण अगर पूछा है तो कारण आपको सब में सेम कॉमन मिलेगा, ब्रिटिश सरकार का क्या? वन कानून, ठीक है। कारण क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा नए वन कानून के तहत आरक्षित वनों में आदिवासियों के वन प्रवेश एवं उपयोग पर प्रतिबंध था, तथा उनसे कम मजदूरी पर बेगारी कार्य कराकर शोषण करने के विरोध में यह आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था। बेसिकली यह जंगल सत्याग्रह जो है ये असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण हुआ था। क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो है ये सिहावा और नगरी के आसपास के जो ग्रामीण थे उनके द्वारा ये विद्रोह हुआ था, ये विरोध हुआ था, ये सत्याग्रह हुआ था। जो ग्रामीण है उनको प्रवेश से वर्जित दिया जा रहा था, उनको प्रवेश करने नहीं दिया था, वहां घास काटने, वहां लकड़ी काटने जाने नहीं दिया जा रहा था। उसके विरोध में सिहावा और नगरी के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा किया गया था। अब इसमें एक घटना मैं आपको बता दूं, घटना है सन 1921 की। असहयोग आंदोलन के समय एक घटना है 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, इनके द्वारा रायपुर में, कहा? रायपुर में एक आश्रम की स्थापना की जाती है। कौन सा आश्रम है? तो याद रखिएगा सत्याग्रह आश्रम। ये घटना याद रखिएगा। 1921 में सुंदरलाल शर्मा जी ने सत्याग्रहियों के लिए एक आश्रम का स्थापना किया जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। बेसिकली ये आश्रम क्या था? तो ट्रेनिंग दिया जाता था सत्याग्रह करने का, ठीक है। तो सिहावा और नगरी क्षेत्र के जो ग्रामीण थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, वो रायपुर में सत्याग्रह आश्रम में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। कब की घटना है ये? 1921। क्लियर है? अब उसके बाद वहां वाले आ जाते हैं जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह क्षेत्र के जो निवासी थे, चाहे वो उमर गांव के हों, नगरी के हों, जो आपके सत्याग्रह आश्रम में सत्याग्रह का ट्रेनिंग लिए थे, वो लोग आते हैं और देखते हैं वन कानून को, और वो लोग स्थानीय नेतृत्वकर्ता बनते हैं किसके? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, क्योंकि इन्होंने सत्याग्रह का ट्रेनिंग लिया था और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सत्याग्रह आश्रम में ट्रेनिंग लेने वाले जितने भी आपको नेतृत्वकर्ता मिलेंगे, किसके रहेंगे? वो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह वाले जितने भी नेतृत्वकर्ता हैं वो कहां से संबद्ध रहेंगे, कहां से सीखे रहेंगे सत्याग्रह को? तो सत्याग्रह आश्रम से, ठीक है। इसमें स्थानीय नेतृत्वकर्ता में सबसे पहला नाम जो मिलता है वो है श्यामलाल सोम, ये नगरी के थे। इसके अलावा अनंतराम गोड़, पंचम सिंह जो थे ये उमरगांव से थे। इसके अलावा विशंभर पटेल, इनका नाम मिलता है, ये भी उमरगांव से थे। मंगलूराम केवट, शोभाराम देवांगन, हरखराम गोड़, याद रखिए किसी किसी बुक में ये हरखराम सोम लिखा रहता है। इसके अलावा उमरगांव से बाली ठाकुर, समेदास सतनामी, अवधराम गोड़ और श्रीराम शाह, ये 11 नाम आपको मिलते हैं स्थानीय नेतृत्वकर्ता के, जिन्होंने सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह की प्राथमिक आपका नेतृत्व किया। प्राथमिक नेतृत्व से तात्पर्य है कि इसके बाद और नेतृत्वकर्ता आएंगे, मुखिया और आएंगे, लेकिन प्राथमिक नेतृत्वकर्ता कौन है? श्यामलाल सोम, अनंतराम गोड़, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, मंगलूराम केवट, शोभाराम देवांगन, हरखराम गोड़, बाली ठाकुर, समेदास सतनामी, अवधराम गोड़ और श्रीराम साय। अब ये 11 नाम आपको कहां से मिलते हैं? तो याद रखिएगा डॉक्टर रामकुमार बिहार जी की बुक में ये 11 नाम के उल्लेख आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, आप जिन जो जो इनको पढ़ते हैं वो जान लेंगे, ये नाम मिलेंगे वहां पे। अब देखिए सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में लोग किए क्या थे। तो ये जो नेतृत्वकर्ता आप देख पा रहे होंगे, ये लोग क्या किए थे, जंगल गए और जंगल से वन कानून का उल्लंघन करने के लिए जंगल से ना सूखी सूखी लकड़ियों को ये लोग क्या करते हैं, तोड़ के ले आते हैं। सत्याग्रही वन कानून का उल्लंघन करते हुए जंगल से लकड़ी के टुकड़े अपने साथ घर ले गए, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है झिटका। झिटका तोड़ के ये कहाँ चले गए, अपने घर ले गए। ध्यान रखिएगा सत्याग्रही बहुत ज्यादा नहीं है, 11 लोगों का नाम मिलता है, नामजद हैं ये। तो ये 11 लोग क्या करेंगे, जंगल जाएंगे, चुपचाप लकड़ी तोड़ेंगे, घर ले आएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए ये लोग जैसे ही इसको लेके आते हैं, इसके बाद पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये लोग क्या किए हैं, लकड़ी लेके गए हैं, लकड़ी चोरी किए हैं। अब इसके बाद ये जो सत्याग्रही रहते हैं, इनके मुखिया कौन है, इन सत्याग्रही लोग कहां से सत्याग्रह की शिक्षा ग्रहण किए हैं, तो सुंदरलाल शर्मा जी से। और सुंदरलाल शर्मा जी 1922 में जाए रहते हैं कहां, तो अहमदाबाद अधिवेशन अटेंड करने। ठीक है, 1922 में गुजरात में हुआ था कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन। ठीक है, तो वो वहां से वापस आते रहते हैं। तो इस आंदोलन के आंदोलनकारी या सत्याग्रहियों ने 1922 के अहमदाबाद अधिवेशन से लौटते समय पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप से वार्ता कर उन्हें सत्याग्रह को समर्थन प्रदान करने के लिए राजी कर लिया। जितने आपको 11 नाम बताए, श्यामलाल सोम, अनंतराम गोड़, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, मंगलूराम केवट, शोभाराम देवांगन, हरखराम गोड़, बाली ठाकुर, सम्यदास सतनामी, अवधराम गोड़ और श्री राम साय, लकड़ी ये लोग क्या किए हैं, जंगल से तोड़ के लाए हैं। और साथ ही जो अहमदाबाद अधिवेशन से वापस आ रहे थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप, इनको समर्थन के लिए राजी कर लिए। अब इसके बाद क्या, चूंकि ये कांग्रेस के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बड़े नेता हुआ करते थे, तो ये उसके बाद क्या करेंगे, कांग्रेस के नेता लोग सिहावा क्षेत्र में एक बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें सरकारी कानूनों के खिलाफ खूब आलोचना ये लोग करेंगे। अब जैसे ही सरकारी कानूनों का आलोचना होगा, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, पुलिस कार्यवाही, बहुत बोल रहे हैं बोल के पुलिस कार्यवाही चालू कर देगी। और पुलिस कार्यवाही में क्या करेंगे, वो लोग सिहावा और नगरी के गांव गांव में जाएंगे और लोगों के घर की तलाशी लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रही मान लो 20-30 लोग हैं, 30 लोग मान लेते हैं हम लोग सत्याग्रही थे जिन्होंने जंगल जाकर लकड़ी तोड़ा, लकड़ी काट के लाए या सूखी लकड़ी उठा कर ले आए। लेकिन हर गांव में कई हजार व्यक्ति हैं, कई सौ व्यक्ति हैं, सबके घर में उस समय गैस या स्टोव का जमाना तो नहीं था, उस समय क्या लकड़ी से ही खाना बनाया जाता था। तो हर व्यक्तियों के घर में क्या हुआ करता था, लकड़ी हुआ करता था। जाहिर सी बात है, लोगों के घर की तलाशी ली जाएगी तो लोगों के घर से क्या मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, क्योंकि लकड़ी से ही वो लोग क्या करते थे, चूल्हे में खाना बनाते थे। ठीक है, और जो व्यक्ति चोरी नहीं भी किया है, उन व्यक्तियों को लकड़ी के चोरी के आरोप में ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश लोग गिरफ्तार कर ले रहे थे। जो पुलिस थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो लोग लकड़ी के चोरी के आरोप में सब व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे थे। जो रास्ते में मिला, जो लग रहा है अंग्रेज विरोधी है, उसको लकड़ी के चोरी के आरोप में गिरफ्तार। इसी कड़ी में एक व्यक्ति का नाम मिलता है, वो व्यक्ति है नाथूराम। सत्याग्रही नाथूराम को सिहावा थाने में 4 दिनों तक बंद रखा गया और उन्हें 25 बेतों की सजा भी सुनाई गई। आप बेत जानते होंगे, लकड़ी का रहता है फट्टा, उससे मारने का सजा मिला किसको, नाथूराम को। और ये एग्जाम में पूछा गया है नाथूराम का नाम। इनको सिहावा थाने में रखा गया था कितने दिन तक, 4 दिन तक। कौन, नाथूराम। और कितने बेत की सजा हुई, 25 बेत। क्लियर है। अब ये घटना चली रहा है और जो आपके सत्याग्रही थे, 11 नाम जो मैं पहले लिया, श्यामलाल सोम, अनंतराम गोड़, पंचम सिंह, विशंबर पटेल, जितने नाम भी हैं आपको 11 नाम, उन सबको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो जितने पहले प्राथमिक नेतृत्वकर्ता थे, उस सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ताओं के गिरफ्तार होने के पश्चात जो है वो आंदोलन का अब नेतृत्व संभालेंगे हमारे बड़े लीडर। अर्थात पहला नाम मिलता है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के प्राथमिक नेतृत्वकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन को क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। और इनके 3 सहयोगी का नाम मिलता है। पहला नाम है नारायण राव मेघावाले, दूसरा नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और तीसरा नाम है नथुजी जगताप। ये तीनों इमेज रियल हैं, सारी इमेज रियल हैं। ठीक है, जहां एआई रहेगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा। तो ये हैं आपके नारायण राव मेघावाले जी, ये हैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और ये हैं नथुजी जगताप जी। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा इसमें नेतृत्व करता है। और जब भी नारायण राव मेघावाले, ये इस टाइप का वाले अगर टर्म यूज होता है तो याद रखिएगा ये उनका गांव था, ये उनका क्षेत्र था। मेघा गांव से थे कौन, नारायण राव, तो इसलिए इनको नारायण राव मेघावाले। क्लियर है। एक नाम और सुनते हैं हम लोग, शंकर राव गनौद वाले, तो वो गनौद से थे इसलिए उनको शंकर राव गनौद वाले बोलते थे। तो ये जब भी आप
नाम सुनेंगे नारायण राव, तो नारायण राव उनका नाम है और मेघा जगह से थे, इसलिए नारायण राव मेघा वाले बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो नेतृत्व है ये अब आ गया। अब शीर्ष नेतृत्व जब आएंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप, तब इसके बाद क्या करेंगे, शीर्ष में पुलिस अधिकारी को भी बुलाया जाएगा। अब इसके बाद दमनकर्ता आते हैं, और दमनकर्ता में उस समय के सिहावा नगरी क्षेत्र के जो आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है, आईसीएस अर्थात आज के डेट में हम लोग बोले आईएएस अधिकारी, आईसीएस उस समय होता था इंडियन सिविल सर्वेंट। ठीक है, आईसीएस जो अधिकारी था वो था बेली, आईसीएस अधिकारी बेली आते हैं, अर्थात तत्कालीन जिलाधीश आप बोल सकते हैं। इसके अलावा रायपुर पुलिस कप्तान या तत्कालीन एसपी आप बोल सकते हैं, वो रहते हैं। इसके अलावा धमतरी क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर राम दुलारे और सर्किल इंस्पेक्टर जनार्दन प्रसाद, ये 4 अधिकारियों के नाम आपको मिलते हैं। आईसीएस अधिकारी का नाम रहता है बेली, रायपुर के पुलिस एसपी रहते हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर राम दुलारे और सर्किल इंस्पेक्टर जनार्दन प्रसाद। ये सभी जो हैं इस सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के दमनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात यहाँ के जो भी नेतृत्व करता रहेंगे उनको क्या करेंगे, ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे, उनको कैद कर लेंगे। इसके बाद सबको गिरफ्तार करने के बाद इनको कहां डाल दिया जाता है, रायपुर जेल में भेज दिया जाता है। और रायपुर जेल में पुलिस प्रस्ताव पेश करती है कि जितने भी सत्याग्रही हैं, पुलिस क्या प्रस्ताव देती है, जितने भी सत्याग्रही हैं वे क्षमा मांग लेंगे तो हम लोग उनको छोड़ देंगे। लेकिन कोई भी सत्याग्रही जो था वो क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली क्या होगा, तो पुलिस मुकदमा चलाएगी, और मुकदमा कहां चलाया जाता है, तो याद रखिएगा रायपुर स्थित बैजनाथ पांडे की अदालत में। बैजनाथ पांडे या फिर पंड्या लिखा रहता है, ठीक है, बैजनाथ पांडे या पंड्या की अदालत, अर्थात ये क्या है, जज हैं। बैजनाथ पांडे की अदालत से तात्पर्य है बैजनाथ पांडे जज हैं और उनकी अदालत में पेशी स्टार्ट होता है। अब जो बैजनाथ पांडे हैं पूरा घटना को सुनते हैं, वाद विवाद होता है, और इसके बाद जितने भी आरोपी रहते हैं उनको सजा देने का प्रावधान होता है। अब सजा किस एवज में देते हैं, तो याद रखिएगा भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है, आईपीसी की धारा 108 के तहत, ये भी आपको मेंशन मिलेगा रामकुमार बिहार में, आईपीसी की धारा। अब देखिए अभी आ गया है भारतीय न्याय संहिता, पहले चलता था भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड चलता था, आईपीसी चलता था, अभी क्या चलता है, बीएनएस, 2023 में आया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले जो आईपीसी था या भारतीय दंड संहिता था उसका धारा 108 क्या कहता है, तो उसका धारा 108 कहता है भड़काऊ भाषण। आपको याद होगा जनसभा किए थे, बस भड़काऊ भाषण के एवज में सबको गिरफ्तार किया गया था। और सजा क्या दिया जाता है, तो याद रखिएगा 33 सत्याग्रहियों को 3 माह का सजा दिया जाता है, 3 माह जेल। इसके बाद 6 सत्याग्रहियों को 6 माह का जेल। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो मुख्य नेतृत्व करता थे, जिनको मेन एक्यूज्ड माना जाता है, उनको दिया जाता है 1 वर्ष की सजा। और नारायण राव मेघावाले जो रहते हैं उनको 8 माह की सजा। इसके अलावा अवध राम गुण, आप ध्यान से सुने होंगे जब 11 नेतृत्वकर्ता मैं बताया था, प्राथमिक नेतृत्वकर्ता, तो उसमें एक नाम मिला था आपको अवध राम गुण, इनको 6 माह की सजा। तो इस प्रकार से जितने सत्याग्रही रहते हैं उनको धारा 108 के तहत अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। मुख्य नेतृत्वकर्ता माना जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, और उनको 1 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। क्लियर है? इस प्रकार से ये जो सजा है ये रायपुर में वो लोग अब चालू करेंगे क्या, सजा भुगतना। इसके अलावा इस सत्याग्रह का निष्कर्ष क्या निकलता है उसको जानते हैं। तो देखिए सिहावा नगरी जो जंगल सत्याग्रह था, इसमें बेसिक आपका कारण 2 था, एक था बेगारी और दूसरा ब्रिटिश सरकार का वन कानून। अब ब्रिटिश सरकार का वन कानून के खिलाफ वन विभाग ने वन श्रमिकों को मजदूरी बढ़ा दी और उनका शोषण करना बंद कर दिया। मतलब जो बेगारी काम करा रहे थे, फ्री में काम करा रहे थे, वो बंद कर दिया। साथ ही वनों से सूखी जलाऊ लकड़ियों पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई। कुल मिलाकर देखा जाए निष्कर्ष क्या निकला, तो सिहावा नगरी का शांतिपूर्ण अहिंसक सत्याग्रह जो था वो सफल रहा। अब एक घटना मैं आपको इसी में बताया था, वो चीजें बता रहा हूं। मई 1922 में सुंदरलाल शर्मा को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और उन्हें रायपुर जेल भेज दिया गया। अभी हम लोग देखें, घटना हुई है जनवरी 1922 में, ठीक है, ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, और मई 1922 तक इनको क्या हुआ, सजा हो गया 1 साल का। अब सुंदरलाल शर्मा 1922 में आपको दिखेंगे नहीं, वो कहां रहेंगे, जेल में रहेंगे। तो इस घटना पर थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। मई 1922 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई और उन्हें रायपुर जेल भेज दिया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपने बंदी जीवन के दौरान स्वयं जेल में बैठकर पत्रिका लिखा करते थे, इसलिए इस पत्रिका का नाम जेल पत्रिका पड़ा।
इस पत्रिका में पृष्ठों की संख्या 18 थी, जिसका केवल 5वां अंक उपलब्ध है। कुल 5 ही अंक आए थे और 5वां लास्ट वाला अंक है वो उपलब्ध है। हैंड रिटन था, याद रखिएगा। इस पत्रिका में एक उत्कृष्ट कवि और चित्रकार का भी पता चलता है कि सुंदरलाल शर्मा क्या थे, एक उत्कृष्ट कवि थे, एक अच्छे चित्रकार थे। इस पत्रिका का जो आरंभ था वो ईश्वर की वंदना से किया गया है। साथ ही पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की तस्वीर खींचता हुआ चित्रांकन है, जिसमें पुलिस द्वारा अंधियारखोर के मार गुजार पंडित भगवती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर जेल में डालते दिखाया गया है। तो ये पंडित भगवती प्रसाद मिश्र कौन थे, अगर कभी पूछा जाए तो आपको पता चलेगा अंधियारखोर के ये क्या थे, मालगुजार थे। अब जो इनकी पत्रिका थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जेल पत्रिका या श्री कृष्ण जन्म स्थान या श्री कृष्ण जन्म स्थली। ये उस पत्रिका का ओरिजिनल वर्जन है जो लैमिनेटेड है, और ये उसका फोटोकॉपी वर्जन है, आप बोल सकते हैं। ये इस प्रकार से था, 18 पेज का था। ये याद रखिएगा कितने पृष्ठ होते थे, तो 18 पृष्ठ होते थे। कौन सा संस्करण हमारे पास उपलब्ध है, तो 5वां संस्करण। और एक चीज और डिटेल में अब इसमें बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। द्विमासिक पुस्तक, अर्थात एक साथ 2 माह का आता था। एक साल रहे तो उसमें से हर 2 महीने में एक संस्करण आता था। ये चैत्र और बैसाख का है आपका। पृष्ठ संख्या भी यहाँ पे मेंशन है 18। इस स्तवन मतलब ईश्वर की वंदना से स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से था ये आपका श्री कृष्ण जन्म स्थली या जेल पत्रिका। कहां से लिखा गया है, तो रायपुर सेंट्रल जेल से। कब लिखा गया है, तो 1922 में, मई 1922 के बाद इसका लेखन कार्य प्रारंभ किए। क्लियर है। तो ये जो घटना थी ये थी सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के बाद की घटना, जब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को 1 वर्ष का कारावास या 1 वर्ष का जेल हो जाता है, तब ये लिखते हैं। अब देखिए 1922 में घटना होती है। 1922 में आपकी कौन सी घटना होती है, तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को होता है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड में क्या किया गया था, भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दिया गया, जिसमें क्या हुए, अंग्रेज जो थे उस थाने के वो जलकर मर गए। अब गांधी जी इससे क्या हुए, हताहत हो गए, और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। 12 फरवरी 1922 को जैसी असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा होती है, मान के चलिए कि आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, पेशी अभी भी चलेगा। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह आंदोलन का पेशी चल रहा है। साथ ही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हुई। उसके 1 माह बाद 12 मार्च 1922 को गांधी जी हो जाते हैं गिरफ्तार। अब गांधी जी भी कहां रहेंगे, जेल में रहेंगे, और सुंदरलाल शर्मा जी भी कहां रहेंगे, जेल में रहेंगे। इस प्रकार से आपका असहयोग आंदोलन वाला दौर जो था वो समाप्त हो गया। अब पहुंच जाते हैं हम लोग 1930 का दौर, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में जो पहला नाम मिलता है वो है जून 1930 का गट्टासिली जंगल सत्याग्रह। जून से घटना स्टार्ट होगी, याद रखिएगा 6वें महीने से घटना स्टार्ट होगी। 6 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और यहीं से ऐसे कर देंगे तो 6 यानी कि गट्टासिली। जो गट्टासिली गांव है, ये गट्टासिली गांव कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा धमतरी जिले में गट्टासिली है। ठीक है, तो गट्टासिली जंगल सत्याग्रह कहां हुआ था, धमतरी जिले में हुआ था। यह छत्तीसगढ़ का सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रथम जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो 21 जनवरी 1922 को हुआ था। और जून 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ आपका गट्टासिली जंगल सत्याग्रह। इसी गट्टासिली जंगल सत्याग्रह के कारण देखा देखी में बहुत ज्यादा आपको जंगल सत्याग्रह देखने को मिलेंगे। इसका स्थान की अगर हम लोग बात करें तो यह है आपका कहां, ठेमली गांव, गट्टासिली, धमतरी। ठेमली गांव है, गट्टासिली आपका पोस्ट होगा या क्षेत्र होगा, उसके अंतर्गत ठेमली गांव था, वहां से स्टार्ट हुआ था। ठेमली गांव, गट्टासिली, जिला धमतरी। अब इसमें देखिए कारण क्या था, सबका कारण मैं बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें। जो गट्टासिली जंगल सत्याग्रह था, इसका कारण क्या था, सिहावा विकास खंड के ठेमली गांव के ग्रामीण जो थे, उनके द्वारा अपने मवेशियों को चरने के लिए हमेशा छोड़ दिया जाता था, जो गांव के आसपास विचरण कर अपना पेट भर लेते थे। किंतु एक दिन कुछ मवेशी आरक्षित वन में प्रवेश कर वहां की घास खाने लगे। और मैं आपको पहले ही बताया वन कानून, तो ये वन कानून लगा है, अर्थात आरक्षित वन में कोई भी पशु चरा नहीं सकता, घास काट नहीं सकता। और वहां क्या कर रहे हैं, पशु जो है वो, जो मवेशी हैं वो वहां पे चर रहे हैं, घास खा रहे हैं। अब इसके बाद ये जो घटना है ये वन विभाग को पता चलती है, और वन विभाग क्या कर देता है, पुलिस कार्यवाही। इस अपराध के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने 800 मवेशियों को पकड़कर गट्टासिली गांव के कांजी हाउस में बंद कर दिया। इसके पश्चात मवेशियों के मालिक के ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया। आप जानते हैं कि अगर किसी का मवेशी बदमाशी कर रहा है
तो जाहिर सी बात है उसके मालिक के ऊपर जुर्माना लगाएंगे, मवेशी कहां से देगा पैसा, ठीक है। तो मवेशियों के मालिक के ऊपर क्या लगाया गया, भारी जुर्माना लगाया गया, और वो जुर्माना इतना बड़ा था कि जुर्माना वो मालिक भर ही नहीं सकता। और जिनको कांजी हाउस के बारे में पता नहीं होगा तो उनको आसान शब्दों में बताऊं, कांजी हाउस अर्थात गाय या फिर किसी भी मवेशी का जो है वो जेल है, ठीक है। सिंपल शब्दों में जेल बोल सकते हैं, मवेशियों का जेल को कांजी हाउस कहा जाता है। क्लियर है। अब जुर्माना जो लगाया उसको अगर नहीं भरते हैं, जुर्माना ना भरने पर मवेशियों को नीलामी के लिए बाजार में भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। ये पुलिस कार्यवाही थी। पुलिस क्या करता है, जो मवेशी घास खाए उसको जेल में डालो, मवेशी वाले जेल को बोला जाता है कांजी हाउस। तो लगभग आपके ठेमली गांव के आसपास क्षेत्र को कहा 800 मवेशी को गट्टा सिल्ली में था कांजी हाउस, तो गट्टा सिल्ली गांव के कांजी हाउस में बंद कर दिए, ठीक है। अब उनके ऊपर, उनके मालिक के ऊपर जुर्माना लगा दिए। उसके बाद अगर नहीं जुर्माना भरते हैं तो मवेशी को क्या कर देंगे, उनसे हम लोग जुर्माना वसूलने के लिए उनको नीलाम कर देंगे। अब यहां से स्टार्ट होता है सत्याग्रह की जो पृष्ठभूमि है। पशु मालिकों ने क्या किया, अपनी समस्या गट्टा सिल्ली के मालगुजार गुरु गोसाई लाल की मदद से वन विभाग के समक्ष रखा और मवेशियों को छोड़ने का अनुरोध किया। गट्टा सिल्ली के मालगुजार कौन थे उस समय, तत्कालीन गुरु गोसाई लाल। उनकी मदद से वन विभाग के सामने वो बोले कि छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है, ठीक है, लेकिन उनका अनुरोध वे अस्वीकार कर देते हैं। वन विभाग ने मवेशियों को छोड़ने से इंकार कर नीलामी की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। इससे घबराकर जो पशु मालिक हैं वो अपनी समस्या धमतरी तहसील कांग्रेस कमेटी के समक्ष रखते हैं। और तत्कालीन धमतरी तहसील कांग्रेस कमेटी में कौन कौन व्यक्ति थे तो आपको पता होगा। धमतरी के आपके नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, ये सभी कहाँ हैं, धमतरी क्षेत्र के हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम क्षेत्र के हैं, याद रखिएगा, चमसूर से हैं वो। धमतरी तहसील कांग्रेस कमेटी में आपके कौन कौन मिलेंगे तो उस समय धमतरी तहसील कांग्रेस कमेटी के जो सक्रिय सदस्य थे उसमें नाम मिलता है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप। ये सभी क्या करते हैं, अपने साथ और 25 सत्याग्रही को एक साथ ले जाते हैं और गट्टा सिली पहुंचते हैं जहां के कांजी हाउस में बंद रखे थे, ठीक है। तो गट्टा सिली जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता यहां से हमको मिलते हैं कौन, पहला नाम मिलता है नारायण राव मेघावाले, ये मुख्य नेतृत्व करता है। इसके अलावा इनके सहयोगी हैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। अगर ऑप्शन में नारायण राव मेघावाले नहीं देता है नाम तो दूसरा नाम लेना है आपको बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये भी नहीं है तो नथुजी जगताप। कई बार फंसाने के लिए इनमें से किसी एक का नाम देता है, बाकी नाम नहीं देता। अगर तीनों नाम देते हैं तो आप नारायण राव मेघावाले को आंसर लेके चलना है। क्लियर है। तो इसके नेतृत्वकर्ता की बात अगर हम लोग करें तो नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। नारायण राव मेघावाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको मेन मानिएगा मुख्य नेतृत्वकर्ता। लिया जा चुका है आयोग के द्वारा आंसर, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब यहां से ये जो नेतृत्वकर्ता है, चूंकि ये कहां पहुंच चुके हैं, गट्टा सिल्ली अपने साथ 25 सत्याग्रही को लेकर पहुंच चुके हैं। अब करेंगे सत्याग्रह की शुरुआत। सबसे पहले सभी सत्याग्रही क्या करेंगे, गट्टा सिल्ली कांजी हाउस के गेट के सामने लेट जाएंगे, जाके चुपचाप सो जाते हैं ताकि अंग्रेज मवेशियों को नीलामी के लिए बाहर न ले जा सकें। गेट ही ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। पुलिस द्वारा हटाए जाने के बाद भी सभी सत्याग्रही जो हैं वो डटे रहते हैं। पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों को रास्ते से हटाने के लिए खौलता हुआ पानी भी उनके ऊपर डाला जाता है, फिर भी सत्याग्रही रास्ते से नहीं हटते। सोचिए, एक बार लेट गए हैं, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इमेजिन करा दूं ताकि आप समझ जाएंगे। इस प्रकार से सत्याग्रही जो हैं वो कांजी हाउस के सामने, ये आपका कांजी हाउस है गट्टा सिल्ली का, उसके सामने लेट जाते हैं। पुलिस इनके ऊपर खौलता हुआ पानी भी डाल देती है, फेंक देती है, फिर भी ये नहीं हटते, चुपचाप लेटे रहते हैं ताकि कोई मवेशी को बेचने ना ले जा सके। अब फाइनली क्या होगा, भाई पानी डाल के देख लिए, मार लिए, पीट लिए, कोई उठने को राजी ही नहीं है सत्याग्रही। सत्याग्रह का मतलब ही है ना झगड़ा नहीं करना, अहिंसा के मार्ग में चल रहे हैं ये लोग। अब इसके बाद निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष ये निकला कि वन विभाग के अधिकारियों को बिना किसी जुर्माने द्वारा मवेशियों को मुक्त करना पड़ा और साथ ही गट्टा सिल्ली का शांतिपूर्ण ये जो सत्याग्रह था ये भी सफल रहा और बाहर में आपके मवेशी फिर छोड़ दिए जाते हैं बिना किसी जुर्माने के। ध्यान रखिएगा, अर्थात शांति से सत्याग्रह के माध्यम से गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह सफल हुआ। इसमें जितने मवेशी जिनको कांजी हाउस में डाल दिया गया था उनको क्या कर दिया गया, बिना जुर्माने के छोड़ा गया और इस प्रकार से ये सफल हो गया। जून 1930 की घटना है, ध्यान रखिएगा। सेम घटना अब चालू होगी कहां, मोहबनापोड़ी जंगल सत्याग्रह। मोहबनापोड़ी जो है ये आपके बालोद में है। तत्कालीन समय में ये दुर्ग का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। देखिए, मोहबनापोड़ी जंगल सत्याग्रह हुआ है 24 जुलाई 1930 को और तत्कालीन समय में यह दुर्ग जिले के अंतर्गत आता था। चूंकि बालोद जो बना है वो 2012 में बना है, तो दुर्ग जिला का निर्माण 1906 में हुआ था। इसके बाद नवीन जिला बनता है 1948 में, 3 जिले आजादी के समय, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा, ठीक है।
और उसके बाद राजनांदगांव भी बाद में बनता है। तो 1930 के समय में मोहबनापोड़ी जंगल सत्याग्रह, कई बुक में आपको दुर्ग लिखा रहता है, बेसिकली मोहबनापोड़ी तत्कालीन समय में दुर्ग जिले का हिस्सा था। 24 जुलाई 1930 को यह हुआ था। ठीक है, स्थान की अगर बात करें तो कहां हुआ है, मोहबना और पोड़ी गांव में हुआ था। कौन से जिले में आता है, वर्तमान में बालोद जिले में। अब इसका कारण क्या था, मोहबनापोड़ी जंगल सत्याग्रह होने का कारण ध्यान दीजिएगा। मोहबना और पोड़ी जो जंगल सत्याग्रह है, मोहबना और पोड़ी गांव के ग्रामीणों द्वारा अपने मवेशियों को आरक्षित वन में चरने के लिए छोड़ दिया गया, जिससे मवेशी आरक्षित वन में प्रवेश कर वहां की घास खाने लगे। अभी आपको मैं बताया था गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, उसमें क्या था, आरक्षित वन में गलती से मवेशी चले गए थे, ग्रामीण नहीं छोड़े थे, लेकिन उसमें छोड़ना पड़ा अंग्रेजों को। अब ये जो घटना है धमतरी के बगल में बालोद था, मोहबना पोड़ी गांव, उनको पता चलती है, वो लोग आरक्षित वन में ही जानबूझ के छोड़ देते हैं, जाओ चरो। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। अब मवेशी जो हैं ये आरक्षित वन में क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। अब सेम चीज कहा, मोहबना वाले पुलिस वाले लोग देखेंगे, वन विभाग के अधिकारी देखेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, इस अपराध के लिए वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने 414 मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। इसके पश्चात मवेशियों को सेम मालिक के ऊपर भारी जुर्माना लगाएंगे, और जुर्माना न भरने की स्थिति में नीलाम के लिए बाजार भेजने की योजना बनाएंगे। सेम घटना आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, कहां, गट्टा सिल्ली में। क्लियर है। अब इसके बाद सत्याग्रह की पृष्ठभूमि कहां से तैयार होती है, तो उस समय मोहबनापोड़ी क्षेत्र में एक एक्टिव कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जिनका नाम था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। उनके पास जाते हैं जो भी पशु मालिक हैं, और पशु मालिक अपनी समस्या को देखते हुए नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में पोड़ी ग्राम में 3 अगस्त 1930 को विशाल जनसभा का आयोजन करते हैं। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल मोहबनापोड़ी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। इस जनसभा में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी ने वन कानून को तोड़ने की अपील की। इसके पश्चात सभी आदिवासी आरक्षित वन में घुस गए तथा घास व लकड़ी काटकर वन कानून का उल्लंघन करने लगे। बात हो रही है आपके बालोद जिले के मोहबना और पोड़ी गांव की। अब देखिए, पुलिस वाले जो हैं पहले घास चराए, उसके बाद जनसभा करके सब लोग आके वन कानून तोड़ रहे हैं, आरक्षित वन में घास भी काट रहे हैं, लकड़ी भी काट रहे हैं। अब तो जाहिर सी बात है पुलिस का कार्यवाही होगा, और पुलिस कार्यवाही में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस निकालने, नारे लगाकर आदिवासियों को उकसाने, इन सब के अपराध में सत्याग्रहियों के साथ ही क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो बेसिक आपके मोहबनापोड़ी जंगल सत्याग्रह के 2 चीजें मिलती हैं। इसके जो नेतृत्व करता है वो कौन है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, और इनके साथ इनके छोटे भाई भी जा रहते हैं। जो आपके भाषण होता है, जुलूस होती है, नारे लगाते हैं, वहां इनके छोटे भाई रहते हैं, जिनका नाम रहता है सरयू प्रसाद अग्रवाल। कई बार ऑप्शन में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल अगर नहीं रहता है तो आंसर ले लिया जाता है सरयू प्रसाद अग्रवाल को, तो ये ध्यान में रखिएगा। मोहबनापोड़ी जंगल सत्याग्रह के मुख्य नेतृत्वकर्ता है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। अगर ऑप्शन में वो ना हो तो सरयू प्रसाद अग्रवाल जी को आंसर लिया जाता है। ठीक है, कहां हुआ था, तो मोहबना और पोड़ी गांव, जिला बालोद। तत्कालीन अगर पूछा जाए तो वो दुर्ग जिले का हिस्सा था, अभी वर्तमान में ये बालोद जिले के अंतर्गत आता है। कितने मवेशियों को गिरफ्तार किया गया था, तो 414 मवेशियों को। गट्टा सिल्ली में 800 मवेशी थे, इसमें 414, और सेम घटना कांजी हाउस में इनको भी डाल देंगे। आशा है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब पहुंच जाते हैं, देखिए जून में आपका हुआ था गट्टा सिल्ली, और 24 जुलाई को हुआ है मोहबनापोड़ी। सेम जुलाई में ही आपकी एक घटना मिलती है, वो है बिलासपुर जिले का घोंघाडीह जंगल सत्याग्रह। बिलासपुर जिले में हुआ था आपका, घोंघाडीह गांव है, अभी भी वर्तमान में है। उस घोंघाडीह गांव में जुलाई 1930 में हुआ है घोंघाडीह जंगल सत्याग्रह। कहाँ है स्थान अगर पूछा जाए तो बिलासपुर का घोंघाडीह गांव। इसमें आपको 5 अलग अलग नाम मिलते हैं। इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता मिलते हैं वो है अजीत रावत। अजीत रावत जी को घोंघाडीह जंगल सत्याग्रह का मुख्य नेतृत्वकर्ता माना जाता है। इसके अलावा एक नाम जो है वो और इंपॉर्टेंट है, वो है मुकुंदा। अजीत रावत और मुकुंदा, इन दोनों को मुख्य आरोपी माना गया था। इसके अलावा इनके 3 और सहयोगी हैं, पंचम, लटी और संसारी। सेम घटना आपको इनकी देखने को मिलेगी। घोंघाडीह के पास के वन में ये लोग क्या करते हैं, अपने मवेशियों को चराने ले जाते हैं और वहां से लकड़ी काट कर ले आते हैं। घोंघाडीह जंगल सत्याग्रह में भी सेम इनको क्या हो जाता है, जेल हो जाता है, इनके ऊपर पुलिस कार्यवाही होती है। और इस प्रकार से इस सत्याग्रह के बारे में इतना ही डेटा आपको मिलता है। अब जुलाई में यह घटना हुआ है बिलासपुर के घोंघाडीह में, ध्यान रखिएगा। अब घोंघाडीह के बाद थोड़े दूर में आपको देखने को मिलेगा सीपत। जुलाई के बाद अगली घटना हम लोग पहुंचेंगे अगस्त 1930। अगस्त 1930 में सीपत पोड़ी गांव जंगल सत्याग्रह। तो सीपत पोड़ी गांव कहां है, तो बेसिकली ये पोड़ी गांव में हुआ था।
पोड़ी गांव गांव का नाम है, कहाँ के पास है तो सीपत के पास है, बिलासपुर जिले में। अब इसका कारण क्या है सीपत पोड़ी जंगल सत्याग्रह का? बेसिक कारण तो सबका सेम मिलेगा आपको, वन कानून को तोड़ना। इसके अलावा पोड़ी गांव के निवासियों द्वारा रामाधार दुबे की अध्यक्षता में चरखा संघ का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 1930 को। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1930 को चरखा संघ का गठन किए हैं कौन? रामाधार दुबे। और अगस्त में सत्याग्रह होगा। ठीक है, इस चरखा संघ से क्वेश्चन आ चुका है। तो 1 जुलाई 1930 को चरखा संघ का गठन किसने किया था? तो रामाधार दुबे ने किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो समाज में जन जागृति लाना था। बेसिकली स्वदेशी वाला काम करना था चरखा संघ। अब जो ये चरखा संघ है, इसमें पोड़ी गांव के समस्त व्यक्ति चरखा संघ के सदस्य बनते चले गए। इस संघ द्वारा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक जन विरोधी जो वन कानून था उसकी निंदा किया जाने लगा। अब इसके बाद जो लोग हैं वो इस चरखा संघ से क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जिसका निर्माण 1 जुलाई 1930 को जिसका गठन किया गया था रामाधार दुबे जी के द्वारा। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? जन जागृति ला रहे हैं समाज में और वन कानून की निंदा कर रहे हैं। चरखा संघ के जो सदस्य हैं ये क्या करते हैं? धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में जाते हैं। इसके बाद ये पहुंच जाएंगे बिलासपुर। चरखा संघ के सदस्य बिलासपुर पहुंचकर जंगल कानून के विरोध में जमकर क्या करते हैं? पथराव करने लगे। इसके पश्चात सत्याग्रही जिले के एकमात्र सरकारी स्कूल को भी बंद करवा देते हैं और विदेशी सामानों की होली जलाने लगते हैं। मैं आपको पहले ही बताया हूं 1930 में जब आपका यहाँ पे क्या चलता रहेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर रहेगा, तो बिलासपुर में आकर ये क्या करेंगे? विदेशी सामानों की होली जलाएंगे। कोई भी उस समय ध्यान दीजिएगा 1930 की घटना है जब अंग्रेज देखते थे कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, चुपचाप स्थिति बिगड़ता देख के क्या करते हैं? बिलासपुर में धारा 144 लागू कर दी गई। धारा 144 का अर्थ होता है, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो, कर्फ्यू। कर्फ्यू क्या होता है? तो 5 से अधिक लोग एक जगह पर एकत्र नहीं हो सकते। ठीक है, 5 या उससे ज्यादा लोग एक जगह पर हम लोग एकत्रित नहीं हो सकते। ये कौन कहता है? धारा 144 या कर्फ्यू। धारा 144 करते ही सभी सत्याग्रहियों को जेल में डालने का काम प्रारंभ किया गया। अब जितने सत्याग्रही हैं, क्योंकि वो सत्याग्रही तो 5 से ज्यादा थे ना, तो उनको क्या कर दिए? धारा 144 लागू है और आप लोग एक जगह में भीड़ कर रहे हैं बोल के उनको सबको जेल में डालने का काम किए। इसके साथ ही जो पुलिस है वो कार्यवाही अब करेगी। क्या कार्यवाही? तो पुलिस शासन ने रामाधार दुबे जी को पोड़ी गांव के निवासियों तथा आदिवासियों को उकसाने के अपराध में सत्याग्रहियों के साथ ही गिरफ्तार किया। और डेफिनेटली आप पता है आपको कौन सी धारा लगाएंगे? धारा 108, आईपीसी की धारा 108, अर्थात उकसाने के लिए, भड़काने के लिए जो धारा लगाया जाता है। तो बेसिकली आपके सीपत पोड़ी गांव जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता है किसको माना जाता है? रामाधार दुबे जी को। और इनको सजा भी होती है। क्या सजा होती है? तो 28 अक्टूबर 1930 को रामाधार दुबे जी को 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई जाती है। किस धारा के तहत? अगर फिर भी पूछ लिया जाए तो 108, धारा 108 के तहत रामाधार दुबे जी को 28 अक्टूबर 1930 को 6 महीने का कारावास का सजा सुनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो जंगल सत्याग्रह है इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता जेल चले गए, सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए, तो ये समाप्त हो जाता है। अब पहुंच जाते हैं हमारा जो जून में स्टार्ट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जून में हुआ है गट्टा सिल्ली, ठीक है, ये मोहबना पोड़ी, और यहाँ पे हुआ है घोंगाडी, इसमें हुआ है सीपत पोड़ी। अब जून के बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग पहुंचते हैं अगस्त में, 22 अगस्त 1930, और ये गट्टा सिल्ली उसके लिए रेफरेंस रहेगा। जून की घटना है, जुलाई अगस्त 2 महीने, जुलाई बस जाने दीजिए, अगस्त जैसे ही आया, अगस्त में फिर धमतरी में आपका क्या हो जाता है? एक सत्याग्रह हो जाता है, और इस सत्याग्रह का नाम रहता है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। धमतरी में ही होगा 22 अगस्त 1930। डेट आपका इधर पैरेलल चलते रहेगा, आप डेट पे ध्यान दीजिएगा तो ठीक है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये नवागांव में हुआ था। स्थान की अगर बात करें, गांव का नाम क्या है? नवागांव, और ये रुद्री के आसपास था। ठीक है, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। कारण क्या था? रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का जो मुख्य कारण था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राज्य में इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए धमतरी के रुद्री नवागांव का चयन किया गया। रुद्री नवागांव को चयन करने का मुख्य कारण यह था कि इस क्षेत्र में कई जंगल सत्याग्रह सफल रहे थे। आप ध्यान देंगे तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, आप ध्यान देंगे तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, दोनों ही धमतरी में हुए थे। इसलिए रुद्री को चयन किया गया, और स्थानीय नागरिकों की व्यापक जन भागीदारी रहती थी। कहाँ? धमतरी वाले। यहाँ के लोग एक्टिव होकर क्या करते थे? देश की सेवा के लिए लोग सत्याग्रह में कूद जाते थे। आपको बहुत अच्छे अच्छे नेता मिलेंगे धमतरी से, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघा वाले, ठीक है,
आपके छत्तीसगढ़ के जो गांधी कहे जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ये सभी धमतरी क्षेत्र में अपनी जो सत्याग्रह हैं वो चलाए हैं। तो इस क्षेत्र को इसलिए चयन किया गया। अब सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या थी उसको समझते हैं। रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह है, ये 22 अगस्त 1930 को नवागांव के निकट जो आरक्षित वन था वहां जाकर घास काटकर जंगल कानून को उल्लंघन करने का निर्णय लिया गया। और इस रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के जो नेतृत्वकर्ता बनने वाले थे वो थे नारायणराव मेघावाले और नथुजी जगताप। ये दोनों क्या थे, नवागांव साइड के थे। ठीक है, तो नवा धमतरी के थे। रुद्री नवागांव वाले में नवागांव के पास के जो आरक्षित वन है वहां घुसते और क्या करते, सत्याग्रही घास काटते और जंगल कानून को उल्लंघन करते। लेकिन जैसी ही सत्याग्रह की ये योजना की भनक किनको लगती है, अंग्रेजों को लगती है, उन्होंने क्या किया, क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया। जैसी ही धारा 144 लागू मतलब कर्फ्यू, 5 या उससे अधिक लोग आप लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। जंगल में आपको वन कानून का उल्लंघन करना है, जंगल कानून तोड़ने जाना है तो आप लोग ग्रुप में जाएंगे। 5 लोग जाएंगे तो पुलिस वाले 10 लोग आके वैसे ही पकड़ के ले जाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, धारा 144 ऑलरेडी लगा दी। ये लोग पहले प्लान बनाए थे, निर्णय लिया गया था, ध्यान दीजिएगा 22 अगस्त 1930 को, और उससे पहले ही धारा 144 लगा दिए। अब इसके बाद पुलिस कार्यवाही होती है, धारा 144 लगा है। सत्याग्रह के जैसे ही सत्याग्रह होने वाला था उसके एक दिन पूर्व ही नारायणराव मेघावाले और नथुजी जगताप दोनों को गिरफ्तार करके रायपुर जेल भेज दिया जाता है। अब नारायणराव मेघावाले गिरफ्तार, नथुजी जगताप गिरफ्तार, इसकी जानकारी मिलती है हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी अर्थात पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो नारायणराव मेघावाले और नथुजी जगताप की गिरफ्तारी की खबर सुनकर राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका नेतृत्व करने के लिए निकले। अब बीच में फिर पता चल गया अंग्रेजों को कि अब हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी जी आ रहे हैं, इनको भी पकड़ना पड़ेगा, ये आएंगे तो बिगाड़ देंगे। तो वो अब निकले रहते हैं कहां से, राजिम से, और रास्ते में पहुंचते हैं अभनपुर। अभनपुर के समीप ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को भी गिरफ्तार करके रायपुर जेल भेज दिया जाता है। वो धमतरी पहुंचे ही नहीं, अभनपुर में ही उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको रायपुर जेल भेज दिए। अब क्या करें, हमारे नारायणराव मेघावाले गिरफ्तार हो चुके हैं, नथुजी जगताप गिरफ्तार हो चुके हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बचे हैं हमारे एकमात्र आखिरी सहारा, वो है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी। ठीक है, तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का जो है शीर्ष सत्याग्रही जो थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। तब स्थानीय स्तर पर कंडेल ग्राम के जागीरदार, किस ग्राम के जागीरदार, कंडेल ग्राम के जागीरदार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने धमतरी में आंदोलन के समर्थन में हड़ताल और जनसभा का आयोजन किया। धमतरी सभा के उपरांत सत्याग्रहियों का एक जत्था मालगुजार गोविंदराम दाभावाले के नेतृत्व में नवागांव भेजा गया, जिनको प्रतिदिन 5-5 के समूह में जंगल कानून तोड़ना था। 5-5 के समूह में ही क्यों, तो अभी मैं आपको बताया धारा 144 लगा था, 5 से अधिक आदमी नहीं हो सकते। तो डेली कितने लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे। ये डिसाइड हुआ किसके नेतृत्व में, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, और गए नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मालगुजार गोविंदराव दाभावाले। अब 5-5 लोग जा रहे हैं, पुलिस लोग तब भी तो देखेंगे ना, जंगल कानून तो तब भी टूट रहा है, धारा 144 नहीं टूट रहा है क्योंकि 5 लोग अलाउ थे, उससे ज्यादा नहीं। अब 5-5 के समूह में वन कानून तोड़ने जा रहे थे और कहाँ घास काट रहे हैं ये अंग्रेजों को पता नहीं रहता था। अब आरक्षित वन है, छोटा क्षेत्र तो है नहीं, बहुत सारा बड़ा क्षेत्र है, तो वहां कहाँ घास काट रहे हैं, कैसे पकड़ पाए। लकड़ी काटते तो चलो एक बार आवाज भी आए, घास काटने में उतना साउंड नहीं आता, पकड़ में नहीं आ रहे थे। एक बार क्या हुआ, एक बार की घटना है कि 5 लोग से ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा भीड़ आ गया। ठीक है, घटना जो हुई वो 19 सितंबर 1930 को प्रारंभ किया गया, जिसमें रुद्री में लोगों की भीड़ उमड़ आई। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने बर्बरतापूर्वक क्या किया, लाठीचार्ज किया। जाहिर सी बात है, भीड़ तब तितर बितर होगी, भागेंगे। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण फिर भगदड़ मच गई और बड़ी संख्या में लोग क्या हो गए, घायल हो गए। इसके बाद 16 दिसंबर 1930 को सत्याग्रही बड़ी संख्या में पुनः एकत्रित हुए। ये ध्यान दीजिएगा, 19 सितंबर 1930 है, तब लाठीचार्ज किए, भगदड़ हुआ, घायल हुए, भग गए। फिर से अब एकत्रित होंगे 16 दिसंबर 1930 को, लगभग 2 महीने बाद। सत्याग्रही पुनः बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और पुनः पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक आदमी एक बार डरता है, बार बार नहीं डरता। 16 दिसंबर को सत्याग्रही जो हैं वहां एकत्रित हुए हैं, लाठीचार्ज फिर होगा, लेकिन अब इस बार लाठीचार्ज में वो लोग डरेंगे नहीं। 16 दिसंबर की लाठीचार्ज में सत्याग्रहियों पर पुलिस के लाठीचार्ज का प्रभाव नहीं होता है, और प्रभाव नहीं होगा तो अनुविभागीय जो अधिकारी रहते हैं उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया, फायर। आदेश मिलते ही पुलिस ने भीड़ के ऊपर गोली चलाई और पुलिस की गोली से लमकेनी गांव के सिंधु कुम्हार तथा रतजू की मृत्यु हो गई। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, सिद्धू कुमार पूछा जाता है, कहीं कहीं मिट्टू कुमार, मिंधु कुमार ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है राम कुमार बिहार जी की बुक में ये आपको सिद्धू कुमार नाम से मिलेगा।
लमकेनी ग्राम के क्या सिद्धू कुमार तथा रतजू की मृत्यु हो गई और कई लोग क्या हो गए, घायल हो गए। ये घटना कहाँ की है, तो रुद्री नवागांव। अब इसको कैसे याद रखेंगे, भगवान शिव का एक नाम है रुद्र, रौद्र रूप बोलते हैं, तो रौद्र वाले में क्या होता है, गोली चल जाता है। तो कहाँ का था, लमकेनी ग्राम का था सिंधु कुमार और रतजू जी। ठीक है, रतजू जी, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब जैसी ही पुलिस गोली चलाएगी, सत्याग्रही क्या हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। घायल सत्याग्रहियों को वैसी ही दशा में रायपुर जेल में डाल दिया गया और जेल में यातनाएं दी गई। इस सत्याग्रह में मेदना, तराई, घनेली तथा काकोली गांव के सत्याग्रहियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नवा गांव के समीप है आपका मेदरा गांव, तराई गांव, घनेली गांव और काकोली गांव। ये सभी गांव के सत्याग्रही कहाँ आते हैं, नवा गांव आते हैं और वहां पे जंगल सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। याद रखिएगा, रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 छत्तीसगढ़ का सबसे उग्र जंगल सत्याग्रह था। सबसे उग्र जंगल सत्याग्रह, जिसमें कई राउंड आपकी गोलियां चलाई गई, कई लोग घायल हुए। और यह सत्याग्रह आपका तब तक चलेगा जब तक कि गांधी इरविन समझौता नहीं हो जाता। यह सत्याग्रह तब तक जारी रखा गया जब तक कि गांधी इरविन समझौता नहीं हो गया। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे की स्लाइड में मैं डिटेल भी बताऊंगा। तो 5 मार्च 1931 तक चला था। अब इसको कैसे याद रखें, 8वां महीने को अगस्त बोला जाता है और ये आपका 22/8 कितना होता है, 30। सिंपल सा है, 21/1 22 होता है, ये हो गया आपका सिहावा नगरी का, और 22/8 30 होता है, ये हो गया आपका रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930। अब इस घटना में, इस सत्याग्रह में बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं, आपके गिरफ्तार होते हैं, लेकिन बहुत जो गिरफ्तारियां होती हैं वो ज्यादा हैं। अब मैं बस नाम बता दे रहा हूं, अन्य गिरफ्तारियां किनकी किनकी होती हैं, और ये सभी कब तक गिरफ्तार रहेंगे, तो गांधी इरविन समझौते तक गिरफ्तार रहेंगे। नाम आपको बस बता दे रहा हूं, आप इन नामों को ना रटें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नाम है जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में देखने को मिलेंगे। पहला नाम मिलता है गिरफ्तारी का अवधराम गोड़, जो डमरडीह से थे। अर्जुन गोड़ वटरेल से थे। अवधराम गोड़ को 6 माह की सजा हुई थी, ध्यान रखिएगा। ये अवधराम गोड़ वही अवधराम गोड़ हैं जो आपके सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में देखने को मिलेंगे। अर्जुन गोड़ इनके छोटे भाई थे, इनको 1 माह की सजा और 50 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगा था। इसके अलावा अर्जुन सिंह पथरी के थे, आनंद राम नगरी के थे, आसाराम यादव धमतरी, इस्माइल खान भाटापारा, कन्हई सिंह कोहका दुर्ग का, कपिल फूलझार के थे, कमलदास समरा, कृष्णाराम ओंकार रायपुर से, किशनदास कोकदेश से। इसके अलावा डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये पथरी से थे, इनको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी भी यहाँ हिस्सा लिए थे रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में, और इनको भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा रायपुर के धन सिंह, गिरधारी लाल तिवारी, गुजेना मराठा भाटापारा से, गुलाब राव धमतरी से, गोमा झुमका से, गोवर्धन बटोक से, गोविंद ढाबा से, गंगाधर राव पंडोले धमतरी से, धूर साय कचोलो से, और चैतू गोड़ जो है ये बेलर से थे। ये गिरफ्तारियां हुई थी। सारा डेटा आपको मिलेगा डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की बुक में। देखिए, ये आपको याद नहीं करना है, बेसिक आपको 3 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कौन कौन से, डॉक्टर खूबचंद बघेल, अवधराम गोड़ और अर्जुन गोड़। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, ये जो जंगल सत्याग्रह था, इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा, पहले होना था नारायणराव मेघावाले को, और नथुराम जगताप को, गिरफ्तार हो गए, नेतृत्व नहीं कर पाए। फिर आते हैं सुंदरलाल शर्मा, वो भी गिरफ्तार हो गए, नेतृत्व नहीं कर पाए। तो नेतृत्व किसने किया, तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने। क्लियर है। अब इस जंगल सत्याग्रह के बारे में समअप करते हैं। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी इरविन समझौता के पश्चात ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। साथ ही इरविन से समझौता करते समय गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे, उनको कारावास से मुक्त करने की भी मांग रखी थी, जिससे पूरा करते हुए समस्त जंगल सत्याग्रहियों को 5 मार्च 1931 के बाद जेल से रिहा कर भी दिया गया था। तो जितना नाम अभी देखे, वो लोग 5 मार्च 1931 के बाद जेल से रिहा कर दिए गए। ये था 22 अगस्त 1930 की घटना, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, धमतरी जिला। अगला है बलौदाबाजार जिले का सुकली ग्राम जंगल सत्याग्रह। सुकली ग्राम जंगल सत्याग्रह, याद रखिएगा, 22 अगस्त के बाद अगला डेट आता है 25 अगस्त। बलौदाबाजार के सुकली ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था अगर पूछा जाए तो बलौदाबाजार के सुकली गांव। इसमें 2 नाम आपको मिलते हैं जो इसके नेतृत्व करता है, बेनीराम बनाऊ और बसावन रावत। ये दोनों क्या करते हैं,
आपके सुकली गांव के आरक्षित वन में जाते हैं, वहां से घास और लकड़ियां काटते हैं और अपने साथ ले आते हैं। इनको पुलिस वन विभाग को पता चल जाता है और उसके बाद जंगल कानून या वन कानून तोड़ने के एवज में इनको भी क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। बलौदाबाजार के बाद अगला जो घटना मिलता है आपको 2 सितंबर 1930 को, ये अगस्त का घटना है। इस घटना के बाद बलौदाबाजार से अगला घटना हम लोग पहुंच जाते हैं बेमेतरा जिले में, बेमेतरा जंगल सत्याग्रह। बेमेतरा जंगल सत्याग्रह बेमेतरा में हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता है वो विश्वनाथ तामस्कर को माना जाता है। विश्वनाथ तामस्कर को बेमेतरा जंगल सत्याग्रह का मुख्य आरोपी या नेतृत्वकर्ता माना जाता है और इनको भी याद रखिएगा धारा 108 के तहत वन कानून तोड़ने, भड़काऊ भाषण देने, इसके एवज में 6 माह का कठोर कारावास और 200 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया था। इनको कितने महीने का, 6 महीने की सजा हुई थी और 200 रुपए का आर्थिक दंड भी इनके ऊपर लगाया गया था। किनको, विश्वनाथ तामस्कर को। ये किस जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता है, तो बेमेतरा जंगल सत्याग्रह। क्लियर है। अगला नाम मिलता है आपके महासमुंद का, सितंबर की ही घटना है, वो है 8 सितंबर 1930, लभरा जंगल सत्याग्रह। लभरा जंगल सत्याग्रह जो था इसे गोंड विद्रोह भी कहा जाता है। बेसिकली यहाँ जो जंगल सत्याग्रह हुआ था इसमें गोंड आदिवासियों, गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, इसलिए इसको गोंड विद्रोह या फिर गोंड सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोंड विद्रोह किसे कहा जाता है, तो लभरा को कहा जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए गोंड और गोल ऐसे याद रख लीजिएगा। गोंड और गोल एक टाइप का साउंड कर रहे हैं, गोल गोंड। ल से क्या होता है, लभरा, ल से लभरा। तो गोंड जो विद्रोह है वो लभरा में हुआ था, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। लभरा जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर 1930 के हुआ था। कहां हुआ था, लभरा ग्राम, जिला महासमुंद। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अरिमर्दन गिरी जी। ठीक है। इनके सहयोगी में कौन कौन नाम मिलते हैं, तो जितना गोंड विद्रोह है तो सब नाम गोंड में मिलेंगे, जैसे आनंद गोंड, श्यामलाल गोंड, फिरतूराम गोंड, मंगलू गोंड, जितने हैं गोंड मिलेंगे। लगभग इस सत्याग्रह में, लभरा जंगल सत्याग्रह में लगभग 7000 गोंड आदिवासी तथा ग्रामीणों ने हिस्सा लिया था। जो 7000, ये डेटा आप ध्यान दीजिएगा, 7000 गोंड आदिवासी और वहां के ग्रामीण दोनों मिलाकर 7000 लोग थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोंड विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, लभरा जंगल सत्याग्रह। ये लोग भी सेम चीज करेंगे, वन कानून तोड़ने के लिए वन में जाएंगे, लकड़ी काटेंगे, घास काटेंगे, पशुओं को चराएंगे और उस प्रकार से लभरा गांव के आरक्षित वन में ये घटना करेंगे और जंगल कानून को तोड़ेंगे। क्लियर है। लभरा जंगल सत्याग्रह के अगले दिन, नेक्स्ट डे 9 सितंबर 1930 को होता है तमोरा जंगल सत्याग्रह। सेम आपकी घटना होगी, महासमुंद में ही होगा। कहां होगा, तो तमोरा गांव, जिला महासमुंद। इसके जो नेतृत्वकर्ता रहेंगे वो कौन रहेंगे, तो इसके नेतृत्वकर्ता रहेंगे यति यतनलाल जैन। आपको पता होगा यति यतनलाल जैन कौन है, जिनके नाम से गौरक्षा के क्षेत्र में, अहिंसा का गौरक्षा क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, राज्य अलंकरण पुरस्कार। ये वास्तव में राजस्थान के थे। ठीक है। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक जैन मुनि के सानिध्य में आते हैं और उनके माध्यम से ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आते हैं, रायपुर आएंगे और महासमुंद वाले क्षेत्र में ये क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ठीक है। यति यतनलाल जैन, अहिंसा और गौरक्षा के लिए जाना जाता है इनको। इनके साथ ही इनके सहयोगी रहते हैं शंकर राव गनौद वाले। मैं अभी आपको बताया था नारायण राव मेघा वाले, वैसे ये गनौद से थे इसलिए इनको शंकर राव गनौद वाले कहा जाता है। एक और नाम है वो है पंडित भगवती प्रसाद मिश्र। इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 9 सितंबर 1930 को तमोरा गांव के निकट आरक्षित वन में घास काटकर जंगल कानून को उल्लंघन करने का निर्णय लिया गया। अब इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि इस प्रकार से तैयार हो गई कि 9 सितंबर को हम लोग तमोरा गांव के निकट क्या करेंगे, आरक्षित वन में जाएंगे, घास काटकर जंगल कानून को हम लोग उल्लंघन करेंगे। यह सत्याग्रह यति यतनलाल जैन और शंकर राव गनौद वाले नेतृत्व करने वाले थे। ठीक है। किंतु उसी दिन दोनों नेतृत्वकर्ता क्या कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। यति यतनलाल जैन और शंकर राव गनौद वाले दोनों जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इसके पश्चात भगवती प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में सत्याग्रहों का एक जो दल है वो तमोरा के आरक्षित वन में प्रवेश करता है। जैसे ही आरक्षित वन में जाएंगे, वन विभाग वाले पता चल जाता है, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, पुलिस कार्यवाही करेंगे। पुलिस ने सत्याग्रहियों को चेतावनी दी किंतु वे नहीं माने और बड़ी संख्या में आरक्षित वन में घुसकर सत्याग्रहियों द्वारा घास काटा गया। आरक्षित वन में घास काटने के जुर्म में भगवती प्रसाद मिश्र तथा अन्य सत्याग्रहियों को गिरफ्तारी की गई तथा क्षेत्र में क्या लगा दिया गया, धारा 144 अर्थात कर्फ्यू। अब भैया 5 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर से सेम रोना चालू होगा अंग्रेजों का। इसके पश्चात अरिमर्दन गिरी को इस सत्याग्रह का डिक्टेटर नियुक्त किया गया।
तो अगले नेतृत्वकर्ता हमारे कौन मिलते हैं? अरिमर्दन गिरी। ये अरिमर्दन गिरी कौन है? तो आपको पता होगा, लभरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता जो 8 तारीख को हुआ था, वही अरिमर्दन गिरी हैं। वो आ जाएंगे, वहां तो इनको नहीं पकड़े थे। अरिमर्दन गिरी बोलते हैं कि रोज हम लोग नया डिक्टेटर बनाएंगे, रोज घास काटने जाएंगे, भले वो लोग गिरफ्तार करना है कर लें। तो इसके लिए क्या करते थे? प्रतिदिन लोग जाते थे और घास काटते थे और गिरफ्तार किए जाते थे। लोग क्या करते थे? रोज जाते थे और गिरफ्तार हो जाते थे। अचानक से एक दिन क्या हुआ, लगभग 10,000 लोगों का भीड़ उपस्थित हो गया अचानक से। नॉर्मली वैसा नहीं होता था। उस दिन सर्वप्रथम महिला दल को आरक्षित वन में प्रवेश करना था, जिसका नेतृत्व दयावती कंवर, ठीक है, बालिका दयावती या दयावती कंवर नाम की बालिका कर रही थी। बालिका दयावती को वन में प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्कालीन एसडीओपी अर्थात सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर एमपी दुबे, उनका नाम क्या था? एमपी दुबे, मार्ग अवरोध कर खड़े हो गए, जिससे गुस्से में आकर बालिका दयावती ने एमपी दुबे को तमाचा जड़ दिया। बालिका दयावती ने तमाचा जड़ दिया। अब मामला क्या हो गया? एकदम टेंशन वाला हो गया, तनावपूर्ण हो गया कि भाई वहां के क्या है, एसडीओपी हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हैं, उनको एक बालिका तमाचा जड़ देती है। वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया कि गोलीबारी भी हो सकती थी। मगर फॉरेस्ट रेंजर निगम, फॉरेस्ट रेंजर का नाम क्या था? निगम था। उन्होंने एमपी दुबे को पीछे ले गए और साहिल्या ग्राम के मालगुजार अंजोर सिंह जो थे, वो बालिका दयावती और अन्य सत्याग्रहियों को गुस्से को कम करते हुए स्थिति को बिगड़ने से वो रोकते हैं। बीज बचाव का काम अंग्रेजों के साइड से फॉरेस्ट रेंजर निगम करते हैं और सत्याग्रहियों के साइड से साहिल्या ग्राम के मालगुजार अंजोर सिंह करते हैं। अंजोर सिंह क्या है? गुस्से में तमतमाई बालिका दयावती है, उनको भी पीछे खींचते हैं और सत्याग्रहों को कंट्रोल करते हैं। साथ ही अंग्रेजों को कंट्रोल करने का काम फॉरेस्ट रेंजर निगम करते हैं। एमपी दुबे को भी वो क्या करेंगे कि सर गुस्सा मत कीजिए, चलिए आइए पानी, ठंडा पानी पीजिए बोल के वो बीज बचाव काम करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो है वो सत्याग्रह का नेतृत्व अंजोर सिंह ने किया। अब अंजोर सिंह बीज बचाव किए हैं, शांति ये देखें तो इन्होंने किया। पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, जिससे वातावरण क्या हो गया? उग्र हो गया। अंजोर सिंह क्या थे? सत्याग्रही आदमी थे, बेचारा शांति से निपटा रहे थे, इनको ही पकड़ लिया। तो अब सत्याग्रहियों को ठंडा करने वाला आदमी चला गया। लोगों के हमले से कुछ सिपाही क्या हो गए? घायल हो गए और अनेक लोग क्या हो गए? गिरफ्तार हुए। इस प्रकार से ये जो घटना है तमोरा जंगल सत्याग्रह, आप ध्यान से देखेंगे तो ये तनावपूर्ण होते जा रहा है। अब इस सत्याग्रह का अंत कैसे होगा? तो ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 को होगा गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता के पश्चात ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी और इसके साथ ही सत्याग्रहियों को कारावास से मुक्त करने की भी मांग रखी, जिसे पूरा करते हुए समस्त जंगल सत्याग्रह को 5 मार्च 1931 के बाद जेल से रिहा कर दिया गया और इस प्रकार से इस सत्याग्रह का भी अंत होता है। तमोरा जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो तमोरा महासमुंद में। इसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो नेतृत्वकर्ता मिलेंगे यति यतनलाल जैन, दूसरे मिलेंगे शंकर राव गनौद वाले, तीसरे मिलेंगे भगवती प्रसाद मिश्र, चौथे मिलेंगे अरिमर्दन गिरी और पांचवें मिलेंगे आपके कौन? अंजोर सिंह, जो साहिल्या ग्राम के मालगुजार होते हैं। इस प्रकार से नेतृत्वकर्ता अलग अलग होते जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं हम लोग 7 अक्टूबर 1930 की घटना में। 7 अक्टूबर 1930 में जांजगीर चांपा के पकरिया में होता है जंगल सत्याग्रह। पकरिया जंगल सत्याग्रह, जांजगीर चांपा जिला। पकरिया गांव है, कहाँ है? जांजगीर चांपा में। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1930 को। इसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो पकरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं अयोध्या प्रसाद जैन जी। अयोध्या प्रसाद जैन को पकरिया जंगल सत्याग्रह जो 7 अक्टूबर 1930 को हुआ था उसके नेतृत्व करता है। इस सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या थी? तो सेम चीज आपको मिलेगा। 7 अक्टूबर 1930 को पकरिया गांव के निकट आरक्षित वन में घास काटकर जंगल कानून को उल्लंघन करने का निर्णय लिया गया था, किंतु अयोध्या प्रसाद जैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप यह सत्याग्रह हो ही नहीं पाया। डिसाइड किया गया था कि 7 अक्टूबर 1930 को करेंगे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन को पता चल गया, वन विभाग को, और अयोध्या प्रसाद जैन जी को जंगल कानून तोड़ने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसा कौन सा जंगल सत्याग्रह है जो होना तो था लेकिन हो नहीं पाया? तो वो है आपका पकरिया जंगल सत्याग्रह, जिसके नेतृत्वकर्ता पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। और वो कौन थे? अयोध्या प्रसाद जैन। 7 अक्टूबर 1930 को होना था। कहां? पकरिया गांव के समीप आरक्षित वन के क्षेत्र में घास काटकर। क्लियर है? इसके अलावा कुछ घटनाएं जो हैं वो 1930 में आपके 5 जंगल सत्याग्रह हुए हैं, लेकिन उनके बारे में हमको मंथ पता नहीं चलता, जिसमें से पहला नाम मिलता है आपको ईदाखार जंगल सत्याग्रह। ईदाखार जंगल सत्याग्रह बिलासपुर के ईदाखार गांव में हुआ था। और इस जंगल सत्याग्रह में याद रखिएगा किस महीने में हुआ था उसकी जानकारी हमको अभी तक ज्ञात नहीं है। कहां हुआ था? तो ईदाखार गांव बिलासपुर में। इसके नेतृत्वकर्ता में 4 नाम मिलते हैं। सत्यनारायण खंडेलवाल,
रामनारायण, अमर सिंह और केशव प्रसाद वर्मा। सेम घटना, जंगल कानून तोड़ना है तो या तो घास काटेंगे, मवेशियों को चराने के लिए छोड़ देंगे या फिर लकड़ी काटेंगे। इस प्रकार से ये जंगल कानून तोड़ेंगे। कौन कौन? सत्यनारायण खंडेलवाल, रामनारायण, अमर सिंह और केशव प्रसाद वर्मा। कहाँ हुआ था? 1930 में ईदा खार गांव, जिला बिलासपुर में। ईदा खार के बाद खार से ये दूसरा नाम मिलता है, वो हुआ था बांधा खार जंगल सत्याग्रह। बांधा खार जंगल सत्याग्रह कहाँ है? तो याद रखिएगा ये कोरबा जिले में हुआ था। कोरबा के कटघोरा के समीप है बांधा खार गांव और वहां हुआ था आपका बांधा खार जंगल सत्याग्रह। स्थान की बात करें तो कहाँ है? कटघोरा के समीप बांधा खार, जो कोरबा जिले में आता है। इसके नेतृत्वकर्ता जाने जाते हैं मनोहर लाल शुक्ल जी। मनोहर लाल शुक्ल जी इस बांधाखार जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करते हैं, जो कोरबा जिले के कटघोरा के बांधाखार में हुआ था। इसका कारण क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, बांधाखार जो क्षेत्र है ये जमींदारी क्षेत्र है और इस जमींदारी क्षेत्र में जमींदार द्वारा वनों के उपयोग और विस्तार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके विरोध में यह सत्याग्रह कंवर तथा गोंड आदिवासी द्वारा हुआ था। बांधाखार जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता भले ही मनोहर लाल शुक्ल जी हैं, लेकिन यह सत्याग्रह कंवर और गोंड आदिवासियों के द्वारा हुआ था। तो कभी आपको पूछे बांधाखार जंगल सत्याग्रह किन आदिवासियों के द्वारा किया गया था, तो कंवर और गोंड। अब इसको हम लोग को कैसे पता चलता है? तो इनके सहयोगी देखते हैं। इनके सहयोगी हैं गया प्रसाद, इसके अलावा हेम सिंह कंवर और इतवार सिंह गोंड। और इस प्रकार के आपको और इनके सत्याग्रही थे कंवर और गोंड आदिवासी के। इसलिए बांधाखार जंगल सत्याग्रह जो है ये हुआ था जमींदार द्वारा। जमींदार के लिए, याद रखिएगा, अंग्रेज प्रशासन के लिए नहीं था ये जंगल सत्याग्रह, जमींदार द्वारा था। ठीक है, जमींदार लोग क्या करते थे? अंग्रेजों का जो कानून है उसको अडॉप्ट किए और अपनी जमींदारी में लागू कर दिए। अब परिणाम क्या हुआ इस जंगल सत्याग्रह का? तो याद रखिएगा, जो जमींदार था उसको वनों के उपयोग और विस्तार पर जो अपना प्रतिबंध था उसको हटाना पड़ा। साथ ही सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता थे मनोहर लाल शुक्ल और समस्त सत्याग्रही, उनको भी वो मुक्त करना पड़ा। तो इस प्रकार से बांधाखार जंगल सत्याग्रह भी सफल सत्याग्रह सिद्ध हुआ। किसमें हुआ है? तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, कटघोरा जमींदारी के अंतर्गत बांधाखार गांव में हुआ था। किस जमींदारी में? कटघोरा जमींदारी। ठीक है, अगली घटना मिलती है 1930 में, वो है सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह। सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह जो है वो सारंगढ़ के समीप हुआ था। वर्तमान में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं वो हैं धनीराम पटेल। नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? धनीराम पटेल। ये कहाँ के थे? तो ये परसाडीह के मालगुजार थे या गौटिया थे। परसाडीह के गौटिया या मालगुजार थे। और सारंगढ़ जो था ये याद रखिएगा, उस समय तत्कालीन सारंगढ़ रियासत हुआ करता था। अभी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला है, लेकिन उस समय सारंगढ़ रियासत था। ठीक है, तो इसका कारण क्या था? तो सारंगढ़ रियासत के राजा जवाहर सिंह, उस समय तत्कालीन राजा कौन थे? सारंगढ़ रियासत के राजा जवाहर सिंह द्वारा वनों के उपयोग व विस्तार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके विरोध में यह सत्याग्रह हुआ। और इस सत्याग्रह में धनीराम पटेल जी के जो सहयोगी थे वो थे जगत राम और कुंवर भान। दो नाम मिलते हैं, जगत राम और कुंवर भान। धनीराम, और किसी किसी बुक में आपको ये दानीराम पटेल लिखा रहेगा, धनीराम या दानीराम, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दानीराम या धनीराम, बात उन्हीं की हो रही है। क्लियर है? सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह सारंगढ़ रियासत में हुआ था, न कि अंग्रेजों के खिलाफ था। रियासत में राजा के विरुद्ध हुआ था, राजा जवाहिर सिंह। और ध्यान रखिएगा, सारंगढ़ क्षेत्र में एक किसान आंदोलन भी होगा, जिसके नेतृत्वकर्ता धनीराम पटेल ही रहेंगे। तो मतलब राजा जी से ये पूरा खुन्नस खाए हुए थे, उनके विरोध में हमेशा धनीराम पटेल जी खड़े होंगे। अगला हम लोग पहुंच जाते हैं महासमुंद में। महासमुंद के साहिल्य ग्राम में। साहिल्य ग्राम जंगल सत्याग्रह ये साहिल्य गांव में हुआ था। कहाँ है? तो ये महासमुंद में है। इसके नेतृत्वकर्ता मिलते हैं अंजोर सिंह। ध्यान से याद रखेंगे तो ये वही अंजोर सिंह है जो साहिल्या गांव के क्या थे? माल गुजार थे। इन्होंने नेतृत्व किया था पहले तमोरा जंगल सत्याग्रह का, जिन्होंने बालिका दयावती को क्या किया? जो एमपी दुबे थे, ठीक है, उनको तमाचा जड़ने के बाद ये बालिका दयावती को खींच के लेके जाते हैं, ये वही अंजोर सिंह है। तो इन्हीं अंजोर सिंह ने आपके साहिल्य ग्राम में जंगल सत्याग्रह किया। उसका कारण क्या था? सेम आपका वन कानून, उसके विरोध में अपने ही गांव में, उस गांव के क्या थे? ये माल गुजार थे। याद रखिएगा, अंजोर सिंह जो थे वो माल गुजार थे। अभी जो कहानी बताया उसमें आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो साहिल्य गांव, अपने गांव में ही जाकर ये करते हैं क्या? जंगल सत्याग्रह। इनका भी मंथ नहीं पता, ईयर बस पता चलता है। इसके अलावा लास्ट हम लोग देखते हैं जो 1930 में हुआ था, वो है तानवट नवापारा जंगल सत्याग्रह। तानवट नवापारा जंगल सत्याग्रह ये कहाँ हुआ था? तो इसका स्थान हमको पता नहीं चलता, छत्तीसगढ़ में कहाँ हुआ है। तानवट गांव में हुआ था, नवापारा के समीप। अब ये नवापारा किस जिले में है, ये संशय का विषय है। अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो नेतृत्वकर्ता स्थानीय लोग थे। ठीक है, अर्थात स्थानीय लोगों के द्वारा, तानवट गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा ही क्या किया गया था?
जंगल कानून को तोड़ा गया था। वन कानून के विरोध में ये सत्याग्रह हुआ था और इसमें भी गिरफ्तारियां हुई। और उसके बाद जितना भी आपका जंगल सत्याग्रह है वो गांधी इरविन समझौता के पश्चात, जैसे ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की, सारे के सारे जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में जो हो रहे थे, लगभग 1930 में हुए हैं 15, वो सभी जंगल सत्याग्रह समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब घटना आती है हरिपुरा अधिवेशन की, अर्थात 1938 की। 1938 में छुई खदान रियासत में होता है छुई खदान जंगल सत्याग्रह। अगर आपको पूछा जाए ऐसा कौन सा जंगल सत्याग्रह है जो सबसे पहली बार किसी रियासत में हुआ था, तो याद रखिएगा सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह। पहली बार 1930 में हुआ था सारंगगढ़ रियासत में। दूसरा बार जंगल सत्याग्रह किसी रियासत में होगा तो वो है छुई खदान जंगल सत्याग्रह, जो छुई खदान रियासत में होगा। तत्कालीन समय में देखें तो ये छुई खदान रियासत था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के अंतर्गत आता है। स्थान कहाँ है अगर पूछा जाए छुई खदान जंगल सत्याग्रह का, तो वो है छुई खदान, जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो इसके नेतृत्वकर्ता मिलेंगे आपको समारू बरई। अब देखिए समारू बरई, इसमें ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कारण क्या था छुई खदान जंगल सत्याग्रह का, तो याद रखिएगा छुई खदान रियासत के राजा, उस समय के राजा थे महंत ऋतुपर्ण किशोर दास। उनके द्वारा छुई खदान में वनों के उपयोग और विस्तार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया, जिसके विरोध में यह सत्याग्रह हुआ। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस छुई खदान जंगल सत्याग्रह का जो बुद्धि है वो समारू बरई को दिया किसने, तो उस समय 20 नवंबर 1938 को छुई खदान रियासत में स्टेट कांग्रेस की स्थापना हुई और उन्होंने बुद्धि दिया किसको, समारू बरई जी को, कि हम लोग ऐसा सत्याग्रह कर सकते। पहले भी हम लोग 1930 में ये सत्याग्रह किए हुए हैं, तो टेंशन नहीं है, हम लोग इसको पता है कि ऐसा ऐसा होता है। और इसमें कौन नेतृत्व कर रहे हैं, समारू बरई। छुई खदान जंगल सत्याग्रह के नेता कौन है, समारू बरई हैं। कब हुआ है, तो 1938 में हुआ है। अब इसके बाद पहुंच जाते हैं, ये दिसंबर की घटना है, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1938 में छुई खदान जंगल सत्याग्रह हुआ है। अब पहुंच जाते हैं जनवरी में। अब जैसी जनवरी पहुंचेंगे पहुंच जाएगा 1939 में होता है आपका कौन सा, छुरिया जंगल सत्याग्रह। कहां होता है, तो राजनांदगांव रियासत में होगा। ध्यान रखिएगा, अभी राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, तत्कालीन छुरिया जो था वो राजनांदगांव रियासत के अंतर्गत आता था। स्थान की अगर बात करें तो वो है छुरिया गांव, जिला राजनांदगांव। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसमें आपको दो नाम मिलते हैं, विद्या प्रसाद यादव और विशेश्वर प्रसाद। विद्या प्रसाद यादव और विशेश्वर प्रसाद इस छुरिया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे। इस जंगल सत्याग्रह का कारण क्या था, तो ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव रियासत के राजा महंत दिग्विजय दास, उनके द्वारा वनों के उपयोग और विस्तार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके विरोध में यह सत्याग्रह हुआ। और तत्कालीन समय में ये जो सत्याग्रह है छुरिया जंगल सत्याग्रह, ये राजनांदगांव रियासत स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान से सत्याग्रह हुआ था। मतलब इसमें भी बुद्धि कौन दिया था, रियासत का स्टेट कांग्रेस। 1938 में स्टेट कांग्रेस की स्थापना यहां भी हुई है, 1938 में आपके छुई खदान में भी हुई थी। छुरिया जंगल सत्याग्रह के बाद इससे लगभग अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 18 से 20 दिन बाद राजनांदगांव रियासत में ही आपका एक जगह मिलता है बदरा टोला। तो अब अगला सत्याग्रह होगा राजनांदगांव रियासत के अंतर्गत ही बदरा टोला जंगल सत्याग्रह, जो डूंगरगढ़ के समीप है। बदरा टोला वास्तव में देखेंगे जो डूंगरगढ़ है उसके पास है बदरा टोला गांव, और उस बदरा टोला में बदरा टोला जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो इसके नेतृत्वकर्ता है रामधीन गोड़। ठीक है, रामधीन गोड़ इसमें है, और आपके जो छुरिया है उसमें विद्या प्रसाद यादव और विशेश्वर प्रसाद। रिवाइज भी हम लोग करेंगे, रिवीजन वाला पोर्शन अगले आपको मिल जाएगा। इसका कारण क्या था, तो सेम कारण, आपके राजनांदगांव रियासत के राजा महंत दिग्विजय दास द्वारा वनों के उपयोग और विस्तार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया, उसके विरोध में यह सत्याग्रह हुआ। और इस समय भी इस जो सत्याग्रह का तत्वाधान था वो किसने किया, उसका हाथ बैकबोन कौन था, तो राजनांदगांव रियासत स्टेट कांग्रेस। मतलब कांग्रेस वाले यहाँ बुद्धि दे रहे हैं, और ये बुद्धि कौन माने, रामाधीन गोड़, और इन्होंने नेतृत्व किया बदरा टोला जंगल सत्याग्रह का। अब इस सत्याग्रह में कुछ विशेष घटनाएं हुई, उन विशेष घटनाओं को मैं बताता हूं। इस सत्याग्रह में जो था वो भीड़ बेकाबू हो गई, उसको काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, जिससे भीड़ और भड़क गई। पुलिस ने लोगों को भगाने के लिए गोली चलाया, जिसमें एक गोली इस सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता रामधीन गोड़ को लगी, और वहीं उनके मौके पर ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पुलिस जो आ रही है, आप बोलेंगे रियासत है, तो उस समय रियासतों को भी सिक्योरिटी कौन देता था, ब्रिटिशर देते थे। अब इस सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता है रामाधीन गोड़, उनकी मृत्यु हो गई है, और साथ ही सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता है वो चले गए हैं। अब इसके बाद और गिरफ्तारियां भी होंगी, सत्याग्रह में लगभग 13 लोगों की गिरफ्तारी होगी।
और उसके बाद बद्राटोला में धारा 144 लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 फरवरी 1939 को राजनांदगांव स्टेट कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें पुलिस ने उन्हें धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि यही लोग भड़काए हैं बोल के राजा को पता चल जाता है, और धारा 144 है मतलब बैठक भी आप नहीं लगा सकते, सबको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार से ये जो आपका बद्राटोला जंगल सत्याग्रह है वो भी समाप्त हो जाता है। 5 फरवरी 1939 को जितने सत्याग्रह हैं सबको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, इसकी भी समाप्ति हो जाती है। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा लाइक का टारगेट कितना दिया गया है, 1000 लाइक दिया गया है। अब बारी है रिवीजन की। हम लोग जितना पढ़े हैं सबको समअप करते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे, पूरा कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ रिवीजन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1922 को हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता है पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। कहाँ हुआ था, तो सिहावा नगरी गांव में हुआ था, धमतरी जिले के। इसके बाद जून 1930 की घटना मिलती है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सबसे पहला होता है गट्टा सिली जंगल सत्याग्रह, धमतरी के ठेमली गांव में। ठेमली गांव में मवेशियों को पकड़ लिया जाता है और आपकी गट्टा सिल्ली के कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। इस समय नेतृत्वकर्ता मिलते हैं आपको नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। इसके बाद डेट आता है आपको जुलाई का 24 जुलाई 1930, मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। ये बालोद के मोहबना और पोड़ी गांव में होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और उनके छोटे भाई सरयू प्रसाद अग्रवाल। इसके बाद अगला जंगल सत्याग्रह है जुलाई 1930 का घोंघाडी जंगल सत्याग्रह, बिलासपुर में होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता अजीत रावत, मुकुंदा, पंचम, लटी और संसारी नाम मिलता है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बिलासपुर में ही 3 अगस्त 1930 को होता है सीपत पोड़ी गांव जंगल सत्याग्रह, जिसके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं रामाधार दुबे। 3 अगस्त के बाद अगली घटना मिलती है हमको 22 अगस्त की। 22 अगस्त 1930 को होता है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, सबसे रुद्र रूप लेने वाला रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। ये बेसिकली आपका हुआ था नवागांव में, रुद्री के पास। इसके नेतृत्वकर्ता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावाले। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के बाद 25 अगस्त 1930 की घटना आती है सुकली गांव जंगल सत्याग्रह। सुकली गांव जंगल सत्याग्रह बलौदा बाजार के सुकली ग्राम में होता है। इसके नेतृत्व करता है बेनीराम बनऊ और बसावन रावट। 2 सितंबर 1930 की घटना हम लोग आ जाते हैं, जो होता है बेमेतरा में बेमेतरा जंगल सत्याग्रह। इसके नेतृत्व करता रहते हैं विश्वनाथ तमस्कर जी। इसके बाद हम लोग महासमुंद में पहुंच जाते हैं। 8 सितंबर 1930 को होता है लभरा जंगल सत्याग्रह, जिसके जो नेतृत्व करता है वो है आपके अरिमर्दन गिरी जी। इसके बाद अगला डेट जो है वो 9 तारीख का आता है। 9 सितंबर 1930 को हुआ था तमोरा जंगल सत्याग्रह, जिसके नेतृत्व करता यति यतन लाल जैन, शंकर राव गनौद वाले, भगवती प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, इसके बाद आपको और नाम भी देखने को मिलेंगे जो मैं ऑलरेडी बताया हूं, लेकिन मेन इनको लिया जाता है यति यतन लाल जैन, शंकर राव गनौद वाले और भगवती प्रसाद मिश्र। तमोरा गांव 9 सितंबर 1930 को। पहले लभुरा हुआ था, फिर तमरा हुआ था। 8 को ल और बीत त, ठीक है, लत करके याद रख सकते हैं। 8 को हुआ है लभरा, 9 को तमोरा। कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, कौन पहले कौन बाद। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं 7 अक्टूबर की घटना। 7 अक्टूबर को जांजगीर चांपा के पकरिया में हुआ था पकरिया जंगल सत्याग्रह, जिसके नेतृत्व करता थे अयोध्या प्रसाद जैन जी। अब 1930 में 5 जो और अलग अलग घटनाएं हुई हैं उनको देखते हैं। पहला नाम मिलता है ईदा खार जंगल सत्याग्रह, जो बिलासपुर में हुआ था, जिसके नेतृत्व करता सत्यनारायण खंडेलवाल, रामनारायण, अमर सिंह और केशव प्रसाद वर्मा है। इसके बाद 1930 में कोरबा के कटघोरा के पास है आपका बांधाखार। बांधाखार जंगल सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता है वो हैं गया प्रसाद, हेम सिंह कंवर और इतवार सिंह गोड़। 1930 में ही आपके सारंगढ़ रियासत में होता है सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और परसाडी के गौटिया हुआ करते थे या मालगुजार हुआ करते थे धनीराम पटेल, उनके नेतृत्व में सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह होता है। इसके बाद जो साहिल्य ग्राम के आपके मालगुजार थे अंजोर सिंह, वो साहिल्य ग्राम में आपका महासमुंद के साहिल्य ग्राम में जंगल सत्याग्रह करते हैं। उनका नाम क्या था, नेतृत्व करता अंजोर सिंह, जो उस गांव के क्या थे, मालगुजार हुआ करते थे। अब पहुंच जाते हैं हम लोग 1938 में। 1938 में छुई खदान रियासत में आपका छुई खदान जंगल सत्याग्रह होता है, जिसके नेतृत्व करता रहते हैं समारू बरई। 1939 की शुरुआत में ही अर्थात पहले सप्ताह में ही 3 जनवरी 1939 को छुरिया जंगल सत्याग्रह होता है राजनांदगांव रियासत में, जिसके नेतृत्व करता विद्या प्रसाद यादव और विशेश्वर प्रसाद थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह का आखिरी जंगल सत्याग्रह जो जाना जाता है वो है 21 जनवरी 1939 को हुआ बद्राटोला जंगल सत्याग्रह, जिसके नेतृत्व करता थे रामदीन गोड़ और पुलिस गोलीकांड में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सभी जंगल सत्याग्रह का कहाँ हुआ, कौन सत्याग्रही थे, कौन से तारीख में हुआ, इन सबको रिवीजन देख लिया, क्विक रिवीजन।
ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।